अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे कल होने वाले उस वाक़े की जो कि सोशल मीडिया पर हमने देखा, जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो सर्वर्स थे वो डाउन हो गए या फिर जो उनके तमाम मुलाजमीन थे वो छुट्टी पर चले गए, क्योंकि जो मार्क ज़करबर्ग हैं वो तो खुद एक शादी में मसरूफ थे, जो कि फिर हम मीम्स भी हम बाद में देख रहे हैं कि मीम्स जो कि इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान रहा है। और जब सर्विसेज डाउन हुई हैं और उसकी कोई रीज़न भी अभी तक सामने नहीं आ सकी है, तो लोगों को ऐसा लगा शायद एक्स के बाद अब इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी पाकिस्तान में बंद करने की कोशिश की जा रही है। बट अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट या किसी भी इदारे की तरफ से ऐसा नहीं किया गया, बल्कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के अपने ही सिस्टम में आया है। और ये जो मजे मजे की मीम्स हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। और अच्छा, मुझे वो पेंगुइन वाली मीम बड़ी प्यारी लगी कि जिसने एक फेसबुक का टैग बना हुआ है, कोई इंस्टा का बना हुआ है, कोई ट्विटर का बना हुआ है और हर कोई ऐसे करके देख रहा है कि हमारे जो फॉलोअर्स है वो कहां पर है। तो ये बड़ी एक मजे की मीम मुझे लगी। और दूसरा ये कि कुछ लोग जो कि फेसबुक और इंस्टा यूज कर रहे थे, क्योंकि फेसबुक और इंस्टा दोनों ही आप एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो लोग हमें ट्विटर की तरफ यानी कि एक्स की तरफ भागते हुए नजर आए। तो वो किस तरीके से भाग रहे हैं ये भी आप लोग जरा देखिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक्स पर हमने देखा एलॉन मस्क जो कि एक्स को ओन करते हैं, उन्होंने एक बड़ी सरकास्टिक ट्वीट भी की है कि इफ यू आर रीडिंग दिस पोस्ट ऑन एक्स, तो इसका मतलब है कि हमारे जो सर्वर्स हैं वो डाउन नहीं हुए हैं। तो बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने तनकीद भी की है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और अभी कुछ दिन में ही पता लग जाएगा कि जितने भी टाइम के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हुआ, उससे फेसबुक इंस्टाग्राम को कितना नुकसान हुआ और जो लोग अब उससे भी अर्निंग कर रहे हैं उनको उससे कितना नुकसान हुआ है। तो प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। अभी हम जिक्र कर लेते हैं मुल्क के उन इलाकों का जहां पर बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, उन बारिशों से बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। ख़ास तौर पर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की, जिसके मनाजिर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हालिया बारिशों ने वहाँ पर तबाही मचा दी है और PDMA की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है, हालिया बारिशों में जो हादसा फिर हुए हैं, 40 अफराद उन हादसात में जाम भाग भी हुए हैं, 62 अफराद जख्मी हुए हैं। इन जाम भाग अफराद में 27 बच्चे हैं, 8 खवातीन हैं और 5 मर्द भी इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। और इसके मुताबिक PDM के मुताबिक जो 80 घर वहाँ पर मौजूद हैं उसमें मुकम्मल और 555 को जुज़वी नुकसान भी पहुँचा है। तो ये जो तखमीना है नुकसान का वो भी अभी लगाया जा रहा है। और इस हवाले से अभी ये कहा जा रहा है कि गवादर और उसके जो गिरदरवा में बारिश के बाद जो वबाई अमराज हैं वो भी इस वक्त फूटने लगे हैं। बिल्कुल, अस्पतालों में डायरिया और नमूनिया के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि बाज़ मुतासर इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही। फिर गवादर में पहले से ही सेहत की सहूलियात का फुकदान है। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना पहला दौरा गवादर का किया, जहां उन्होंने हुकाम और इंतजामिया को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी और कहा कि बारिशों के मुतासरीन की मदद बहाली के लिए एक जामे प्लान तश्कील दिया जाए, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के जरिए कुदरती आफात के वक्त से पहले तयन के लिए निजाम को वज़ा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया कि जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए हैं उन्हें 7,50,000 रुपए दिए जाएंगे। जिनके घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा उनको 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि बारिशों से जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। बिल्कुल। और जख्मियों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको 5 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। और अभी हमने देखा कि जब भी इस तरह के कोई हादसात होते हैं, वाकयात रूनुमा होते हैं, तो ऐलानात कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि 4 दिनों के अंदर अंदर मुतासरीन को ये तमाम रकूम फराहम की जाएंगी। इसको बिल्कुल भी डिले नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में भी बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी गई है, जिससे गवादर समेत जो बलूचिस्तान के 16 अजला है वो भी मुतासर होने का इम्कान अभी जाहिर किया जा रहा है। इस पर भी आगे चलकर हम मजीद बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। कौमी असम्बली का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की अंडियाला जेल हाजिरी किए बड़े फैसले। मोहसिन की तंबीह, एक भी शिकायत मिली तो पूरी की पूरी टीम जाएगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स खुद ब खुद बंद, मीम्स की भरमार।
और गुज़श्ता रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन पर तशवीश का इजहार किया गया। ये भी कहा गया कि चंद अनासिर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं और जो ऐसे अनासिर हैं वो सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने आदा भी किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा जो साज हैं, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की, जिन लोगों ने भी बेहुरमती की है, फौजी तनसीबात पर जिन्होंने भी हमला किया है, उनको यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतल्लिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और इस सिलसिले में मसशुदा अभाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मजमूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम का हमें हिस्सा दिखाई देती है। बिल्कुल, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस में जलाओ घेराव करने वाले जो अफराद हैं उनकी मुल्जिमान की जमानतें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर सियासी माहौल देखा जाए तो वो भी कुछ हमें इतना खास नजर नहीं आ रहा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और गैर लचकदार रवैये पर स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई के तनाजुर में पोस्टर्स और बैनर समेत दीगर अशिया लाने पर पाबंदी आयद करने पर गौर किया गया है। अब इस इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाज़ अरकान को वार्निंग जारी करने पर भी मुशावरत की गई है और साथ ही साथ ये फैसला भी किया गया है कि पुरअमन एहतजाज तो सबका हक है, लेकिन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिससे हम ये देखेंगे कि जारहाना रवैया अपनाते हुए ऐवान का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई भी हो। बिल्कुल, इजलास को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक रुकन की ऐवान में सिगरेट नोशी से भी आगाह किया गया है। और गुज़श्ता रोज हमने देखा कि एमक्यूएम के मेंबर कौमी असम्बली और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के दरमियान बदमज़गी की भी इत्तलात मिलती रही। फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी से भी मुलाकात की। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 1.5 घंटा मुलाकात भी जारी रही। ज़राए का ये बताना है कि मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत-ए-हाल पर बात की गई, मुकदमात पर भी गुफ्तगू की गई और वज़ीर आला ने बानी PTI को सूबे में आइंदा की हिकमत अमली से भी आगाह किया है। और ये जो मुलाकात हुई है इसमें खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की तश्कील पर भी बात की गई है। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से काबीना के बारे में भी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। तो जरा ये बता रहे हैं कि काबीना में 10 से ज्यादा वुज़रा, 4 मुशीरों के नामों की मंजूरी भी दे दी गई है। और अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की अली अमीन गंडापुर ने और उन्होंने कहा कि बानी PTI का ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो हमारा नजरिया है उसके मुताबिक हम अपना काम जारी रखेंगे और हम ऐसा निजाम बनाएंगे कि आइंदा कोई भी मैंडेट चोरी ना कर सके। हमने सूबे में अमन अमान कायम करना है, रोजगार देना है, जिन बुनियादी सहूलियात की बात की जाती है जिसमें एजुकेशन शामिल है, जिसमें सेहत शामिल है, तो वो ये कह रहे हैं कि इन तमाम बुनियादी सहूलियात में हम बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि हम 1 लाख से ज्यादा खानदानों की माली मुआवनत भी करेंगे। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन करें सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब अपना वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ये कल जब हमने देखा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर एक बार फिर से वजाहत कर दी गई है कि 9 मई वाले मामले में मुलविस लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, मगर बहुत से MNAs MPAs ऐसे भी हैं जो कि अवाम की वोट की ताकत से इस वक्त सूबाई ऐवान भी का भी हिस्सा होने जा रहे हैं और विफाक का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि वो लोग जो कि नामजद वज़ीर आला भी हैं और फिर इसमें भी हैं, तो दूसरी जानिब बिलावल की जानिब से जो जुडिशियल इंक्वायरी है उसका भी जो है वो बातचीत की गई है। तो मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि इस मामले पर कोई माफी तलाफी हो जाएगी या फिर ये मामला कहीं बीच में लटक जाएगा? देखिए, अभी तो ये सारा कुछ हवा में है, क्योंकि इशू सिर्फ इतना है कि प्रोसिक्यूशन कोई बहुत तेजी नहीं दिखा सकी। मुख्तलिफ मुकदमात उन अदालतों में मौजूद हैं जो इंसदादी दहशतगर्दी की हैं, जिनमें मरकजी मुल्जिम इमरान खान को भी करार दिया गया है, लेकिन वहां कोई तेजी नहीं है। लेकिन कोर कमांडर्स और बाकी प्रेस रिलीजें कई दफा आ चुकी हैं, तो लोगों ने फिर इसको मजाक समझ लिया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में तकरीर की तो उन्होंने 9 मई याद कराया, फिर अब कोर कमांडर्स ने दोबारा कराया। तो मैं तो यही कहूंगा कि जी, आप बयानात से ज्यादा इस तरफ तवज्जो करें कि अदालतों में, जैसे आपने प्रेस रिलीज में अब कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक, तो बिल्कुल आप वो कीजिए, चाहे वो कौमी असेंबली में हो या सूबाई असेंबली में कोई हो जो इस केस में मुलविस होगा, सजा होगी तो बाहर हो जाएगा। अब असली इशू यही है कि 9 मई के बाद दूसरी 9 मई यानी 1 साल पूरा होने को आ रहा है और केसेस निमटने में नहीं आ रहे। अक्सर बेशतर की जमानतें हो गई हैं, कुछ लोगों की जमानतें होनी है। केसेस में जमानतें होती हैं, लेकिन जब
सजाएं ना हो रही हो। तो और ऐसे जो में फौजी अली बिन अदालतों का गंडापुर मामला है साहब, वो जो भी कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आमिरुल इलियास राणा साहब, वो भी इस वक्त सिक्योरिटी और सरकारी प्रोटोकॉल में तो हैं, लेकिन आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी कानून इसी तरह से हरकत में आएगा आगे भी? देखें, एक क्यों दो वजीर आजम जो थे उन दोनों को सजाएं हुई, वो अपने ओहदे से चले गए। तो ये कोई नहीं है कि जब कानून की अदालतें फैसला देती हैं तो कोई प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो तो फिर उन्हें अपने ओहदों से जाना पड़ता है। जब तक वो मौजूद है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जमानतें पेशावर हाई कोर्ट ने सारे केसेस में ली हैं और लोग बता रहे हैं कि वो वहीं पे बैठ के डेरा इस्माइल खान में जब वो मफरूडी की हालत थे, उन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन की। तो ये क्वेश्चन तो उन सब इदारों पे आता है जिनका काम इन्वेस्टिगेशन था, तफ्तीश था, पकड़ना था, कि वो क्यों नहीं कर सके। अब बहरहाल वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने ओहदे का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी हैसियत से वो अपने बानी चेयरमैन के पास कल रावलपिंडी अडयाला जेल में भी आए, मुलाकात करके गए, काबीना मंजूरी करा के गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बातों से ज्यादा कानून की अमलदारी पे जोर होना चाहिए कि जो बेगुनाह हैं उनको बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए और जो गुनाहगार हैं उन्हें बाहर होना नहीं चाहिए। तो ये तो अब हमारे कानून साज जो इदारे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, फिर सूबों की हुकूमतें हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले इदारे हैं कि वो जो सबूत उन्होंने इकट्ठे किए हैं जियो फेंसिंग से, जो चीजें एक दफा नहीं 10 दफा कही गई हैं, वो आखिर हैं कहां, उनको मंतकी अंजाम तक तो आपने अदालतों के जरिए पहुंचाना है ना। इसके अलावा तो पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। तो फिर करें, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए कि जो रियासत पे हमला करेगा उसके लिए माफी नहीं है जैसे कहा जा रहा है। और फिर जो आपने कही कि रिकंसिलिएशन, तो जब तक सजाएं नहीं होंगी, मामला क्लियर नहीं होंगे, तो रिकंसिलिएशन किस चीज की होगी इन मामलात पे। हाँ, आपने जो गुफ्तगू करनी है वो तो मरकज और सूबों में ताउन की बात करनी है, आपने फंड्स की तकसीम पे बात करनी है, कोई सूबा ज्यादा मांगेगा, कोई कम मांगेगा, आपको रेवेन्यूज का इकट्ठा करना है, वो बिल्कुल गवर्नेंस की चीजें हैं, वो अलग हैं। दहशतगर्दी के मामलात बिल्कुल अलग हैं। इसके ऊपर जब तक यकसुई से काम नहीं होगा कि मरकज सूबे मिलके, इदारे मिलके अपने इन केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते, तो आप और हम सिर्फ प्रेस मेरा यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता ये है कि जब हम लोग रियासत की बात करते हैं कि रियासत ने हरकत में आना है, रियासती इदारों ने फैसले करने हैं, तो उसमें अवाम भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और बहुत बड़ा सुतून है इस रियासत का। तो अवाम के उन फैसलों का या उस चीज का कोई रखा जाएगा, यूं कह लीजिए कि लिहाज रखा जाएगा कि जिस बेस पे उन्होंने अपने वोट की बेस पर किसी न किसी भी एमपीए को या एमएनए को नॉमिनेट किया और फिर उसको जितवा कर वो बड़े ऐवान में लेकर आए, उसके बावजूद आपको लगता है कि रियासत के जो फैसले होंगे अवाम उसको तस्लीम करेगी? देखिए, रियासत के फैसले इस बुनियाद पे नहीं होते, और रियासत से मुराद यहाँ पे कानून की अमलदारी की बात हो रही है और कानून की अदालतों की बात हो रही है। ये कोई ये नहीं है कि फौज ने फैसले कर देने हैं। फौज की जो अदालतें हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी करने से स्टे दिया हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को करना है। वो खत्म कर दें अदालतें कि जी सिविलियन के केस वहां नहीं चलेंगे, तो बात खत्म होगी। ना तो फौज ने ये कहा है कि हम सजाएं अनाउंस करेंगे, वो तो उस पे जा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, अपील लगी हुई है। इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस हैं, उनका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। जब ये कह रहे हैं कि लोगों को एक मैसेज दे, देखें आप, बड़ी जमहूरियत है बरतानिया, उन्होंने जहां पे जब लंदन राइट्स हुए किस तरह जल्दी जल्दी सरसरी अदालतें लगाकर सबको सजाएं दी। आप अमेरिका में देख ले, जिन्होंने कैपिटल हिल पे और वहां पे हमला किया, उन सबको सजाएं हो चुकी हैं। ये हमारे यहाँ ही है कि हम जमहूरियत के नाम पे और बाकी चीजों के, भाई अवाम है, अवाम ये तो नहीं कहते वोट देने के वक्त कि भाई आप जो मर्जी, हमने आपको वोट दिया, आप लाइसेंस टू किल है, आप जाके ला कानूनियत करें, या आपने पहले की हुई है, वो तो कानून ने अपना रास्ता अपनाना है। अब इशू यही हो गया है, चूंकि डिले हुआ है तो हर बंदा सवाल उठाता है कि जी अब तो इलेक्शन हो गए। भाई इलेक्शन के बाद भी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, प्राइम मिनिस्टर्स को सजाएं नहीं हुई क्या बैठ के यहाँ पे? उनको सजाएं हुई, वजीरों को भी सजाएं होती हैं। उसके बाद असल इशू होता है अमलदारी का। वो अब जब स्टेट कह रही है, लेकिन आमिर साहब आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हालात जब बेहतर बनाने होंगे फिर तमाम लोगों को बैठना होगा, लेकिन अभी जो हम सूबाई असेंबलियों के या कौमी असेंबली का जो मेनली हम हाल देख रहे हैं, वहां पर तो लड़ाई ही चल रही है, आपस में गुत्थम गुत्था भी लोग हो रहे हैं, और उसके बाद जो नारेबाजी का सिलसिला है वो भी जारी है। जब किसी के साथ बैठेंगे नहीं तो मामलात किस तरह से हल होंगे? अली बिन गंडापुर ये कह रहे हैं कि हम ऐसा निजाम बनाएंगे कि आइंदा कोई भी किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके। 2018 में ये बात नहीं पता थी पीटीआई को? देखिए, आपने दो बातें की ना। इशू ये है कि जो मर्जी कर लें, आईनी तरमीम, इस्लाहात, कवानीन जो मरकज ने करने हैं वो चारों सूबों पे जाने हैं ना, बाकी तो सूबे अपनी अपनी कानून साजी अपने हद तक कर सकते हैं। इलेक्शन उनके पास नहीं है, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का वो करा लें और नया बना लें मैकेनिज्म, बहुत अच्छी बात है। कराने इलेक्शन कमीशन ने है तो वो मरकज में है, कानून सूबे का चलेगा। इसी तरह
अब जब हंगामे होते हैं ना इस पे, ये एक पार्लियामेंट की रिवायत है, कोई पहली दफा नहीं हो रहे, हमने 90 में भी बहुत देखे हैं, 90 की दिहाई में भी, और ये चलते हैं मार कुटाई तक। दुनिया भर में आपने देखा होगा कुर्सियां भी चल जाती हैं, हमारी तो कुर्सियां बड़ी हैवी हैं, वो उठा नहीं सकते एमपीएस एमएनएस, तो वहां पे डेस्क चलते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, पार्लियामेंट में जमहूरियत में ये सब इज़हार राय में आता है। यहाँ पे भी पहले चूड़ियां फेंकते रही मोहतरमा तमीना दुल्ताना ने फेंकी मरहूम फारूक लगारी पे। इस तरह बहुत कुछ हमने देखा, गो लगारी गो, और गुलाम इसाक खान साहब के खिलाफ नारे लगते रहे। यहाँ पे जनरल मुशर्रफ को लोगों ने हूट किया, जिसकी बुनियाद पे वो दोबारा नहीं आए थे। ये चीजें पार्लियामेंट का हिस्सा होती हैं, हमें इस पे नहीं देखना चाहिए। ये राय, यही तो राय है कि अगर जो सुन्नी ताद कौंसिल के हैं, पीटीआई के लोग हैं, वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो वो कहां पे जाएंगे? सड़क पे नहीं, पार्लियामेंट उनका फोरम है ना एक्चुअली। और सूबाई असेंबलियां जहां पे वो जीत के आए हैं, कोई हार के आया, कोई जीत के, मतलब अक्सरियत में नहीं आए, जीत के तब भी आए, तो वो वहां अपोजिशन के तौर पे देखें। सोबिया शाहिद ने एक घड़ी लहराने पे पूरी 92 अरकान सूबाई असेंबली को आगे लगा लिया था। तो ये भी एक तरीकाकार है, आप एक नारे मारते हैं और कुछ गलादत डालते हैं उसमें, कुछ गंदे नारे मारते हैं जो नहीं होने चाहिए। हाँ, तहजीब का दायरा ये जरूर होना चाहिए कि आपके फिक्रे जो आप फैमिली में बैठ के सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, वो आप बात करें, तनकीद करें। ये राइट है पार्लियामेंटेरियन का, और कहां जाएंगे? कैथारसिस वही होना है, और ये रास्ता मिलना चाहिए। जैसे आपने स्टार्ट में कहा, वो कौमी असेंबली में भी एक वीडियोस ले जा रही हैं कि कहां पे हुआ है, तो वो उन सबको दायरा तंबीह नोटिस जाएंगे पहले। लेकिन हमें सब अवाम तो इस इंतजार में है कि कोई रिलीफ की बात हो, अवाम के किसी अच्छे राइट के लिए कोई ऐसा बिल पास किया जाए कि जिस महंगाई का वो सामना कर रहे हैं, उस महंगाई में कोई कमी हो, इनकी आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। पार्लियामान की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अगर ये लड़ रहे हैं, वहां पर बैठकर सिगरेट नोशी भी की जा रही है, एक दूसरे को लताड़ा भी जा रहा है। देखें, सिगरेट नोशी भी वही आ जाता है जो आप उससे बाहर निकल रहे हैं कि एक ऑफिस का प्रेमिसेस होता है, एक पार्लियामेंट है जहां पे दुनिया भर का एक मैसेज आता है कि सिगरेट की तो तशहीर ही नहीं होनी, और आप वहां पीते हैं, तो ये आपका रवैये का इजहार है, जो मेरा ख्याल है शोकाज वगैरह या गुफ्तगू उन लोगों से की जाएगी। कोई ऐसा इशू नहीं है जहां हद से बढ़ेंगे। सार्वजनिक आर्म्स मौजूद होते हैं, वो अरकान असेंबली के ऊपर स्पीकर ऐवान के अंदर आने से बैन कर सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने किया भी था, आपको रिसेंट पास की मैं मिसाल दे रहा हूं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को, आपको याद है जब एक हमला हुआ उनके ऊपर और उसके बाद लोगों को बैन कर दिया गया था। ये स्पीकर की पावर हैं, फिर वो ऐवान में दाखिले के लिए या मेंबरशिप सस्पेंड कर देते हैं कि आपने इतना अरसा ऐवान में नहीं आना। ये रूल सबको पता है, सब लोग अपने जज्बात दिखा रहे हैं, इसलिए उनको जज्बात दिखाने पे बहुत ज्यादा सख्ती भी नहीं होगी, मुश्तिल नहीं किया जाएगा। हाँ, वो जो बात आप कह रहे हैं ना, कानून साजी करें, कानून साजी से मसला हल होता तो हर हुकूमत फटाफट महंगाई खत्म कर देती। असल है आपके पास डॉलर हो, पैसे हो, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आपकी इंपोर्ट कम हो, यहाँ रोजगार बढ़े, फिर ये जाके मसला हल होना है, जिसकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो। अभी इब्तदाई तौर पे तो प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन में 2 मीटिंग्स की हैं, लेकिन हमें मीटिंग से ज्यादा नताइज पे तवज्जो रखनी होगी कि हुजूर, अब आपने हमें ये नहीं कहना मैं रियासत बचा रहा हूं, अब आपने लोगों को बचाना है। यही आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करेंगे इसका जवाब आप देंगे, ये हमने नहीं देना। हम तो सिर्फ चेक करेंगे कि आप कैबिनेट कितनी बड़ी बनाते हैं, तय्युशात पे कितनी पाबंदी लगाते हैं अपने गवर्नमेंट पे। जैसे कल उन्होंने गवादर में कहा कि हम और एफबीआर की मीटिंग में भी कहा कि हम उन चीजों पे जाएंगे जहां से गवर्नेंस के अखराजात कम से कम हो सके। तो हम सब वॉच करेंगे ना। गवर्नेंस के हवाले से क्या होगा फिर आबिर इलियास राना साहब, क्योंकि 2 पॉपुलर लीडर इस वक्त मुल्क के, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर उनमें से कोई एक वज़ीर आज़म होगा। अब दोनों वो एक जेल में हैं और एक अगर जेल से बाहर भी हैं, तो भी उनकी इतनी हमें इनपुट नजर नहीं आ रही। तो विफाक के मामलात हो, कैबिनेट के मामलात हो, सूबाई कैबिनेट के मामलात हो, कि सूबाई गवर्नेंस के मामलात हो, आपको लगता है कि पीछे से लगकर कमांड मुकम्मल दी जाती रहेगी, या फिर ऑन ग्राउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी लीडर का? देखिए, अब कल अली अमीन गंडापुर गए हैं ना अपने बानी चेयरमैन के पास मिलने के लिए, उनसे गाइडेंस लेके आए हैं, नाम लाए हैं, लेकिन उनकी भी देख लें, उन्होंने पहले स्पीकर के लिए नाम दिया था असद कैसर के भाई का, फिर उन्होंने ही चेंज कर दिया, वहां सवाती साहब आ गए। अब ये जो होता है ना, रोज बरोज फैसले चेंज करना, ये मुश्किल का बाइस बनता है कि आप जो फैसले करें सोच के कर लें। इसी तरह आप जिनकी बात कर रही हैं नवाज शरीफ की, तो वो जो मशवरा लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे हो सकता है या किसी पॉलिसी पे हो सकता है वो तो देंगे, लेकिन इंतजामी मामलात में तो उनकी ना होनी चाहिए मामलत, और ना वो ये काम करेंगे, ना वो बेटी के साथ ये बात करेंगे, ना वो भाई के साथ करेंगे कि आपको कैसे अफसर लगाने हैं, क्या नहीं लगाने। पॉलिसी के ऊपर तजर्बे की बुनियाद पे आप दें, यही खान साहब का है। अगर वो रोज बरोज में लीडरशिप ये काम करेगी तो फिर जो लोग काम कर रहे हैं वो तो नहीं कर सकेंगे। असल यही है कि आप उनको खुला हैंड दें, और उनको मिला हुआ है, अब आप भड़क मारें या काम करें, ये मुनसिर होगा आपकी गवर्नेंस पे। हम और
आप सब मीडिया मिलके इसी बात को तो वॉच करेगा कि जी आपके इनिशिएटिव कैसे हैं। अभी तो गवर्नमेंट्स बन रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट बननी है, पंजाब गवर्नमेंट आज 4 बजे मतलब बन जाएगी क्योंकि ओथ हो जाएगा उनका, 16 रुकनी काबीना वहां पे आ रही है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जब तक काबीना नहीं बन जाती, अभी तो सिर्फ वज़ीर आला ही घूम फिर रहे हैं ना, वो जो भी स्टार्ट में करें। केपी के वज़ीर आला का मसला ये है कि उनको ज्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तार पे ज्यादा है, अमल दरामद अब उनको उनकी गवर्नेंस का चेक होगा जब वो काबीना आज बना लेते हैं, कल बना लेते हैं, कि वो लोगों को फायदा दें। हमें और आपको तो बस काम ही यही फिर आमिर साहब, आपके पास अंदर की खबर क्या है? वफाक में सिर्फ शहबाज साहब की टीम के मेंबर काबीना का हिस्सा होंगे या फिर नवाज टीम के लोग भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं? क्या परसेंटेज होगी उनकी? देखें, ये ना गुफ्तगू होती है कि ये इसके करीब है, ये उसके करीब है, दोनों ही एक हैं और कोई खास उसमें फर्क नजर नहीं आएगा आपको। इशू होता है तरजीहात का, जैसे सागदार साहब के ऊपर आ रहा है, तो साथ जो एक HBL के प्रेसिडेंट हैं औरंगजेब, ये उनके बेटे हैं चौधरी फारूक अटार्नी जनरल। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्योर टोबा टेक सिंह का, लेकिन गोरा अंदर से, जहनी तौर पे वो सारी जिंदगी उन्होंने बाहर गुजारी है। जिस बैंक को वो हेड कर रहे हैं, बेसिकली उस बैंक के लिए इज्जत का बाइस है वो बैठना उनका। और वो हमारी इत्तला के मुताबिक हैं भी, चूंकि सिंगल नेशनल वहां के डच नेशनल हैं, तो या तो वो फार्गो करेंगे या वो ऐसे PM बनेंगे और वो पॉलिसी पे बैठेंगे, वजीर सामने कोई और आएगा, क्योंकि वजीर हुए बगैर आप कर नहीं सकते और सिंगल नेशनलिटी को वजीर आप बना नहीं सकते। ये फैसले अब उन्होंने करने हैं, क्योंकि सारी जिंदगी बड़े बड़े दुनिया के बैंकों में रहे हैं, एक तजर्बाकार आदमी है। चलें, जिस तरह शौकत अजीज थे यहाँ पे, इस तरह हम एक और लेके आ रहे हैं, एक और पाकिस्तानी लेके आ रहे हैं। उनके मतलब ये जो जस्टिस रमदे थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके ये दामाद भी हैं। तो ये चीजें, उनके पाकिस्तानी रूट्स भी हैं, लेकिन उनका ब्रॉटअप सारा बाहर का है। अब हमारे लिए जो हम पहले, मैं तो हमेशा से कहता था, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढें। आपको सिर्फ बुजुर्गों की जरूरत नहीं है, आपको यंग इनिशिएटिव जो ले सकें। पूरी दुनिया में एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो बड़ी बड़ी $बिलियन की कंपनियां हैं, यंग लोग चला रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बुजुर्ग ही बैठे हुए हों। आप एक मिक्स करें और फायदा लें कि पाकिस्तान की मईशत कैसे हो सकती है, क्योंकि असल यही है, मईशत बनेगी, सियासत भी बन जाती है और माशरत भी बन जाती है। अगर मईशत नहीं है तो फिर सब कुछ तबाही है। यहां हर आदमी इस बात से परेशान है कि मेरे साथ कल का दिन गुजारा कैसे होगा। लेकिन आमिर साहब, आप क्या समझ रहे हैं, सागदार को अगर साइडलाइन किया जा रहा है वजारत खजाना के हवाले से, तो क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई प्रेशर है मुस्लिम लीग नून पर? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि जी मुस्लिम लीग नून, जब वो कैबिनेट में नहीं आ रहे तो वो ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप ले सकते हैं या नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ ये देखेंगे ना कि एक पिछला तजर्बा था जिसमें उनकी कुछ जो गुफ्तगू थी, जिसको मैं तो कहता हूं वो तकब्बुर की निशानी थी कि जी देखे मैं उड़ा और डॉलर जो है ना वो नीचे गिरने लग गया। ये तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात को जेबा देता है, ये किसी और के लिए नहीं है। तो डार साहब को सोचना चाहिए ठंडे होके, और अगर उनको वो फॉरेन मिनिस्ट्री में लेके आते हैं, कहीं लेके आते हैं, देखिए यहाँ हर बंदे का मुतबादिल मौजूद है। कोई इसलिए नहीं है कि जी इसका मुतबादिल नहीं है। तो सबको सबक सीखने की जरूरत है, तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करने की जरूरत है। उनके पास कुछ तजर्बे हैं। अगर औरंगजेब साहब आएंगे तो यकीनन वो ये इख्तियार लेके आएंगे कि फिर जो मैं पॉलिसी बताऊंगा आपने उस पर इंप्लीमेंट करना है। और हमें ये देखना होगा कि जो हमारे लोग, हमारी जो पूरी एक बनी हुई है फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है, उन्होंने भी बहुत सारे अहदाफ बनाए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। खलीज से आनी है, चाइना से आना है, बहुत सारे ममालिक इस वक्त इस इंतजार में है कि, और चूंकि एक क्लियर होगी कि सबने मुबारकबाद भी दे दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तो वो तो बहुत अच्छी बात होगी। अब असल है वही बात कि हम एक्शन क्या लेते हैं, और उसके बदले में जहां IMF का दबाव एक मौजूद है, आपको एक नया बेल आउट पैकेज लेना है, फिर आप इन्वेस्टमेंट लाते हैं। रोजगार जब तक नहीं बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो लोग महंगाई का मुकाबला भी कर सकेंगे। इसी पर लास्ट कमेंट कर दीजिएगा IMF वाले मामले पर। जिस तरह से यही सुनने में आ रहा है मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, रमजान भी सर पर आया खड़ा है, तो अभी नई हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज है। रमजान में आपको लग रहा है कोई रिलीफ दे सकेंगे? देखें, वो जो यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए होता है, सूबे अपनी अपनी जगह पे करते हैं, मरकज कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। पैसे तो हमारे पास यूं नहीं है ना कि लुटा दिए जाएं। बहरहाल काम वो होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को, ओवरसीज भिजवाना चाहिए इन सबको कि जी जाएं आप अच्छी ट्रेनिंग लेके, क्योंकि हम झूठे बना के अपने ट्रेड कि जी मैं वो प्लम्बर हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन हूं और काम आता नहीं है, मैं ड्राइवर हूं काम आता नहीं है। हमें वो प्रॉपर अंदाज में अपने आप अपनी जो अफरादी कुव्वत है उसको बाहर भिजवाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस याफ्ता लोग होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। उसके लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। 6 महीने के लिए नेफ्टेक एक इदारा मौजूद है,
वहां काम भी हो रहा है, उनके लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हमें सिस्टमाइज करना है चीजों को, लेजिटिमाइज करना है कि लोग हम पे यकीन करें। जैसे हमारे एक्सपोर्टर्स का होता है कि चावल भेजे, आम भेजा, एक दफा ठीक भेजा, दूसरी दफा गड़बड़ कर दी। ये क्वालिटी चेक जो है ना, वो हमारा 100% दुरुस्त होना चाहिए। और यहाँ पे सजाएं सख्त होनी चाहिए कि जो हमारा नाम बदनाम कर रहे होंगे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। फिर ही जाके हम बात बनेगी, और ये टाइम थोड़ा सा लगेगा। लेकिन अगर आप इनिशिएटिव स्टार्ट कर लें कि हाँ, जब एक दो लोगों को सजाएं हो गई, माफी नहीं मिली, सब लोग ठीक हो जाएंगे। हमारे ही पाकिस्तानी यहां से बाहर जाके कतार में लगना सीख जाते हैं और अपने मुल्क में आते ही एयरपोर्ट पे कहते हैं सिफारिश करा के कि हमें कतार के बगैर बाहर निकालो। ठीक है, ये रवैया जब तक हम नहीं बदलेंगे। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी और सूबाई काबीना की जो तश्कील होने वाले मामलात हैं वो इस वक्त हम जारी हैं, देख रहे हैं कि जारी हैं। 4 बजे पंजाब की जो सूबाई असम्बली की काबीना है वो तश्कील होने जा रही है। 6 बजे KPK की जो काबीना है वो तश्कील होने जा रही है। कौन कौन से नए नाम सामने आ रहे हैं, और वफाक में भी हम देख रहे हैं कि जो वफाकी काबीना की तश्कील होने जा रही है, हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी गवर्नर हाउसेस में, वो आज होगी। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल किया जा रहा है वो वफाकी काबीना में किया जा रहा है वजीर खजाना से मुतालिक, जो कि हम अभी ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहे थे आमिर इलियास राना साहब के साथ। इसी सूरत पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार माजिद निजामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या देख रहे हैं, वफाक में सिर्फ शहबाज टीम के लोग शामिल होंगे या नवाज शरीफ के कुछ लोग भी होंगे? साथ ही साथ वजीर खजाना के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? मोहम्मद औरंगजेब साहब का नाम भी इस वक्त सामने आ रहा है वफाकी काबीना में, वजीर खजाना बनाने का उन्हें इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये टीम मियां शहबाज शरीफ बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी से तश्कील देंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुआशी मामलात में खासी मुश्किलात का सामना है, और इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि एक इन्वेस्टमेंट के लिए और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स के लिए इदारा बन चुका है SIFC, और उसके साथ भी सिविल गवर्नमेंट बिल्कुल ताउन कर रही है। तो इस सारे मामले को जब हम मिला के देखते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि एक ऐसा वाइब्रेंट फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए जो सबसे पहले तो IMF के साथ होने वाले मामलात को बेहतर कर सके, और उसके बाद फिर इस वक्त जो महंगाई का और बाकी चीजों का मामला है, दरामदात और बरामदात के जो अदम तवाजुन का सबसे बड़ा मसला है, उसको हल कर सके। सो इसलिए मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा इस वक्त बेहतर पोजीशन में इसलिए भी है कि उनके पास इस वक्त है। PDM की 16 माह की हुकूमत के अंदर उनके पास एक ट्रांजिशन पीरियड था जिसमें उनका ये कहना है कि हमारे पास चूंकि टाइम नहीं था, हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग की मोहलत नहीं थी, इसलिए हम ये सारी चीजें डिलीवर नहीं कर सके। तो माजिद निजामी साहब, मेरा सवाल एक यहाँ पर है, जैसे कि उनके पास आपने कहा ना कि ट्रांजिशन पीरियड था, उसके अंदर जाहिर सी बात है, चले एक आप वो कह देते हैं ना, एक मार्जिन दे देते हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने क्या फैसले किए थे और अब आपने किन मामलात को लेकर आगे चलना है। अब तो नई IMF डील होगी, वो डील भी ये लोग खुद ही क्रैक करेंगे। आपको क्या लगता है? हमें ये तो पता है कि लोगों को एक बहुत बड़े तूफान का सामना होगा महंगाई की सूरत में, लेकिन इसके समरात भी बिजनेस सेक्टर को मिलते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जो कि निचली सतह पर लोगों को फिर मुंतकिल भी होंगे। वो टाइम पीरियड कब तक पाकिस्तान पर आ सकता है, और उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तैयारी आपको लग रहा है कि होगी? क्योंकि 16 माह हुकूमत करके गए हैं अभी ये लोग। जी, ये बड़ी दिलचस्प बात इसलिए है कि मुस्लिम लीग नून की तैयारी हो या ना हो, उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और अभी तक की मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जो बयानात सामने हैं, उससे तो ये लगता है कि वो 1 से 2 साल इस मामले को आवाम तक लेके जाना चाहते हैं कि मुश्किलात हैं, और इसका मतलब ये है कि 1 से 2 साल वो रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये जो महंगाई और बाकी मामलात हैं, इनको इस पॉइंट के ऊपर रोक लिया जाए, इससे आगे ना बढ़ने दिया जाए। मिसाल के तौर पे कीमतों में इजाफा है, उसको रोक लिया जाए। जो हमारे यूटिलिटी के बिल्स हैं, उनके अंदर कमी तो दूर की बात है, इजाफा ना किया जाए। तो अभी जो मिनिमम गोल्स हैं वो ये हैं। तो इसलिए अगर ये सारी चीजें ट्रैक पे रहती हैं तो फिर शायद 1 से 2 साल में
चीजें को बेहतरी की तरफ जा सकें। लेकिन माजिद निजाम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो मारूफ बैंकर का नाम सामने आ रहा है, वो एज ऑप्शन आपको किस तरह का लग रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देख लें या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देख लें? फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ज्यादा चेंज किए गए, मिफ्ता इस्माइल को तब्दील किया गया, फिर सागार आ गए थे। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की बात करते हैं, असद उमर थे, शौकत तरीन थे और बहुत से ऐसे नाम थे जो तब्दील हुए हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर आपको लगता है फिर बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि इस वक्त लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए कोई ऐसा मिनिस्टर चाहिए कि जो खुल के फैसले कर सके, जो रिस्क भी ले सके। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने हफीज शेख, शौकत तरीन, असद उमर को आजमाया। फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर आयशा गौस पाशा और इसहाक डार के अंदर इख्तलाफात हुए पीडीएम की हुकूमत में, और अब आयशा गौस पाशा आपको मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सेटअप में नजर भी नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा क्या वो सूबाई उसमें होंगी सेटअप में, या मतलब विफाक की हद तक तो नहीं, लेकिन सूबाई सतह पर वो कोई हमें हरकत में नजर आएंगी? अभी तक तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना उन्हें टिकट एलोकेट किया गया और ना ही उन्होंने अप्लाई किया। तो इसका मतलब है कि शायद वो प्राइवेट सेक्टर में वापस चली जाएंगी। सो ये कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने बड़े फैसले होते हैं कि इनका स्टेक भी बहुत हाई होता है। तो इसलिए इस मौका पर किसी ऐसे ही शख्स को आना चाहिए कि जो इस प्रेशर को ले सके, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त कर सके और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से बेहतर डील कर सके। ठीक। अच्छा, जरा पंजाब की उस पे काबीना की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कौन से ऐसे नाम नजर आ रहे हैं जो कि पहले वफाक का हिस्सा थे लेकिन अब ये लोग पंजाब में मरियम साहिबा की मुआवनत करते हुए नजर आएंगे? राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगजेब साहब, ये साहिबा, ये दोनों ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं जो कि बड़े ही मुतहरिक रहे हैं अपने तमाम अदवार में। जी, इस वक्त एक मसला ये है कि पंजाब और वफाक से ज्यादा जो सिचुएशन दिलचस्प है वो ये है कि इलेक्शन जीतने वाले कौन लोग हैं और इलेक्शन हारने वाले कौन लोग हैं, और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हारने वालों को कहां कहां पर एडजस्ट करेगी। तो इसलिए ये दोनों लिस्टें मेरा ख्याल है अलग अलग हैं, और अभी ये सोचा जा रहा है कि जिस तरह खुरम दस्तगीर हैं, राना मशहूद हैं, राना सनाउल्लाह हैं, जो लोग इलेक्शन नहीं जीत सके, या तलाल चौधरी हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो इन लोगों को कहां पे एडजस्ट किया जाएगा। डेफिनेटली पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ अपनी नई टीम लेके आना चाहती हैं। हमजा शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है वो डेफिनेटली उसमें से नहीं लेंगी कुछ लोगों को, और वो अपने नए लोगों को आजमाएंगी और वो नए लोग सामने लेके आएंगी। राना सिकंदर इकबाल का नाम है, फैसल सैफ खोखर हैं, इस तरह कई और लोगों का नाम इस वक्त सामने आ रहा है। तो इसलिए साथ साथ ही एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। कुछ ऐसे लोग जो पहले पंजाब कैबिनेट में काम कर चुके हैं, ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा सलमान रफीक, राना इकबाल, इस तरह के कुछ नामों को साथ रखा जाएगा ताकि वो एक मिक्स एंड मैच का कॉम्बिनेशन हो, जिसके अंदर कुछ लोग पुराने हों और कुछ लोग नए वहां पे मौजूद हों। ठीक है। और मरियम औरंगजेब को भी हम देख रहे हैं कि इस बार वजारत इत्तलात भी नहीं दी जा रही। जी, इस वक्त मेरा ख्याल है ये जो कैबिनेट की तश्कील लेट हुई है, इसकी वजह यही है कि एक तो ये मामला है कि बुजुर्ग रहनुमाओं को, सीनियर रहनुमाओं को कहाँ पे एडजस्ट किया जाना है, किसको फेडरल में लेके जाना है और किसको पंजाब की टीम का हिस्सा बनाना है, इस वजह से देर हुई। दूसरा ये कि फिर पंजाब के अंदर किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा, इसके ऊपर बड़ी मुशावरत हुई है, लोगों का इख्तलाफ भी है इसके ऊपर। तो इसलिए उस सारी चीज को मैनेज किया गया है, और अब हलफ बर्दारी के बाद जब ये एलोकेशन होगी तो फिर ये पता चलेगा कि किस फार्मूले अच्छा रिजवी साहब, हमने देखा है कि इत्तलात का जो कलमदान है वो बड़ा पुरकशिश सा ओहदा होता है सभी रहनुमाओं के लिए, क्योंकि हर वक्त मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और आपने अपनी पार्टी का भी जो नैरेटिव है वो भी बिल्ड करना होता है। इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि ये चंद एक नाम है जो कि वजीर इत्तलात के ओहदे के लिए थोड़े फेवरेट जो है वो तस्लीम किए जा रहे हैं, तस्वुर किए जा रहे हैं? जी, मरकज में तो अताउल्लाह तारड़ के हवाले से काफी चहमगोइयां हैं कि वो इत्तलात के कलमदान को आगे लेके चलेंगे। पंजाब में अभी मरियम औरंगजेब भी हैं, परवेज रशीद भी हैं, उस्मा बुखारी भी हैं। तो अब इसमें से ये पिक करने में खासी मुश्किल है, क्योंकि उस्मा बुखारी का भी पंजाब के हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस है, परवेज रशीद फेडरल में रहे हुए हैं और मरियम औरंगजेब भी फेडरल में रही हैं। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कॉम्बिनेशन बनाना, ये पंजाब में ज्यादा बड़ा इम्तिहान होगा। उसकी वजह यह है कि हमने देखा पीटीआई के दौर में फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, इनकी आपस में नहीं बनती थी, किसी को मरकज बुला लिया जाता, किसी को पंजाब में भेज दिया जाता, तो इस तरह इत्तलात का महकमा खासी मुश्किलात का शिकार रहता है। तो इस वक्त उनको
ऐसे लोग चाहिए कि जो अपनी अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से काम कर सकें, और ये ना हो कि वो मिनिस्ट्री मिलने के बाद भी दूसरी मिनिस्ट्रीज की तरफ देखें या उस हवाले से इख्तलाफात का शिकार हो। ठीक है। अच्छा, गुज़श्ता रोज हमने देखा अली अमीन गंडापुर डियाला में बानी पीटीआई से भी मिलकर आए हैं। काबीना भी अब यही सुना है कि उन्होंने फाइनल कर ली है। आप बताएं कौन कौन से पुराने चेहरे हैं जिनको दोबारा फिर चांस मिलने की तवक्को है, या वो वजारत के मजबूत उम्मीदवार हैं? जी, केपी असम्बली का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि वहां पर जितने भी लोग आज़ाद हैसियत में जीते हैं, उन्होंने पंजाब में तो कई लोगों ने अपनी पार्टी वफादारी बदल ली, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो सका। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पुराना कॉम्बिनेशन है जिसमें तैमूर सलीम झगड़ा है, या इस तरह के जो पुराने लोग हैं जो पुरानी कैबिनेट में मौजूद थे, वो होंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे नाम जो कि अली अमीन गंडापुर ग्रुप के हैं, हमारे सामने है कि वहां पे असद कैसर का अपना एक ग्रुप है, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं शेर अफजल मरवत, उनका एक अपना ग्रुप है। तो वो एक उस ग्रुपिंग को भी मद्देनजर रखना होगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर की जो कैबिनेट है वो डोमिनेट करेगी। इसके साथ साथ जो नाम इमरान खान की तरफ से आएंगे, जो जाहिर बात है पिछली कैबिनेट का भी हिस्सा रह चुके हैं, उनको मिलाया जाएगा। क्योंकि ये हमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि सियासत के अंदर, सियासी जमातों के अंदर मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जो कि उस तरह से आइडेंटिफाइड तो नहीं होते, लेकिन वो सबको पता होता है कि ये लोग इनके करीब हैं। मिसाल के तौर पर अनवारुल हक काकड़ जब फेडरल गवर्नमेंट में आए हैं तो वो अपने साथ सरफराज भुट्टी को भी लेके आए हैं। तो इसी तरह अली अमीन गंडापुर भी जो अपने खास लोग हैं या अपने करीबी लोग हैं, उनको जरूर तो स्पीकर का नाम भी इसीलिए तब्दील करवाया गया कि अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते थे? जी बिल्कुल, स्पीकर के नाम के ऊपर अच्छी खासी बहस हुई। इवन पंजाब के अंदर स्पीकर के लिए पहले मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम आ रहा था, उसके बाद फिर ये कहा गया कि नहीं, वो तो मरियम नवाज के बजाय हमजा शहबाज ग्रुप में शुमार किए जाते हैं। तो पंजाब का स्पीकर का कैंडिडेट भी मुस्लिम लीग नून ने चेंज किया, और केपी के अंदर पीटीआई ने भी अपना स्पीकर का कैंडिडेट चेंज किया। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि कैबिनेट की जो कंपोजिशन है या उसका जो इंतखाब है वो कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपने उस बुनियाद पे फिर आगे अपनी हुकूमत को लेकर चलना होता है। अच्छा, और ऐसे में मुराद सईद साहब जो कि खासे अरसे से रुपोश हैं, आपको लगता है कि वो अली अमीन गंडापुर के वज़ारत औला का ओहदा संभालने के बाद अब कहीं ना कहीं हमें मंजर आम पर नजर आएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि इलेक्शन के बाद अब मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। तो मुराद सईद को कहीं ना कहीं ऐसा कोई रिलीफ मिलेगा कि वो भी सुख का सांस ले सकें और दुनिया के सामने आ सकें? जी, वो ये मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि वो चूंकि 9 मई के केसेस के अंदर उनका नाम है। तो अब देखना यह है कि जो केपी की सूबाई इंतजामिया है वो कैसे रिएक्ट करती है। अभी तक तो उन्होंने पीटीआई के लोगों को वहां पर खासा रिलीफ दिया है, और सीएम के कहने के ऊपर वो सारी मामलात को देख रहे हैं। ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ये एक तब्दीली आई है। सो अब इस चीज को लेते हुए जब हम इससे आगे चलते हैं तो फिर ये पता चलेगा कि वो अपनी रूपोशी कब खत्म करेंगे, और उन केसेस के अंदर क्या उन्हें जमानत मिलेगी। अगर तो जमानत मिलेगी तभी वो सामने आएंगे। तो इसलिए ये सारा कुछ पहले मैनेज किया जाएगा, उसके बाद फिर वो फ्रंट के ऊपर आएंगे। ठीक है निजामी साहब, सिंध में आप किस तरह से फिर देख रहे हैं? काबीना बनने में इस बार ताखीर है, तो ताखीर की वजह आपको यही लग रही है कि पीपल्स पार्टी का जो सारा फोकस है वो जरदारी साहब को दोबारा सदर बनाने पर ही मरकूज है, उसके बाद ही काबीना बनाई जाएगी? लेकिन अगर हम सिंध की, केपी की बात करें तो चौथी बार और तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत आ रही है। सूबे के मामलात में अब ये दोनों जमातें बेहतरी ला पाएंगे जितने मौके इन दोनों जमातों को मिल चुके हैं। 4 टेन्योर पीपल्स पार्टी को मिले हैं, तीसरा टेन्योर अब मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी, सिंध का मामला बड़ा दिलचस्प इसलिए भी है कि वहां पर हमें वो कॉम्बिनेशन जो पहले मिला करता था कि एमक्यूएम ने अपना शेयर लेना होता था सूबाई हुकूमत में जी, और पीपल्स पार्टी ने लेना होता था, तो वहां पर वजारतों का ये मसला होता था। लेकिन इस दफा और पिछली दफा हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी खुद से ही गवर्नमेंट बना रही है, तो उनका ये वाला जो मसला है ये खत्म हो गया है कि दाखिला किसके पास होगा, फाइनेंस किसके पास होगा, यूथ अफेयर्स किसके पास होंगे। तो वो उस चीज से निकल गए हैं। और दूसरी बात ये भी दुरुस्त है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का फोकस आसिफ अली जरदारी की कैंपेन पे है, जो कि तकरीबन 5 एक दिन के अंदर सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। उसकी वर्किंग के लिए ये बात दुरुस्त है। लेकिन सूबाई हुकूमत की कैबिनेट का जो इशू है वो ये है कि वहां पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जो मुशावरत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वहां पर हमने ये भी देखा है कि पीपल्स पार्टी के उस तरह से ग्रुप्स भी नहीं हैं।
जिस तरह हमें पंजाब में मरीम नवाज ग्रुप या हमजा शहबाज ग्रुप नजर आता है, तो सिंध के अंदर ये वाला मामला खासा कम है। सो ये वहां पर कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात की वजह से डिले नहीं है, वहां पर ये आसिफ अली जरदारी की इलेक्शन कैंपेन और सदारती मुहिम की वजह से थोड़ा सा डिले नजर आ रहा है। ठीक है, और इन फ्यूचर अब आपको किस तरह से लग रहा है इन दोनों पार्टीज के हवाले से, जिस तरह से मैंने सवाल किया है कि तीसरी बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है और चौथी बारी मिल रही है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में, तो आपको लग रहा है कि जितना काम इन दोनों जमातों ने किया है उसी बिना पर इनका इंतखाब अवाम कर रहे हैं, या फिर कोई और वजूहात हैं और आगे चलकर ये मजीद को बेहतरी ला सकेंगे इन दोनों सूबों में? जी, केपी का मामला तो हमने डिस्कस किया है कि वहां पर चूंकि इमरान खान की वेव है और वहां पर उन्होंने डेफिनेटली काम भी करवाए हैं। परवेज खटक बड़े इंपॉर्टेंट रहे, उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्याती काम करवाए, लेकिन परवेज खटक और उनकी जमात को इस मरतबा कोई शेयर नहीं मिल सका। सिर्फ 2 MPs उनके पूरे सूबे में मुंतखब हो सके। तो इससे पता चलता है कि वो जो डेवलपमेंट का काम है या तरक्याती फंड्स हैं, उनकी बजाय नैरेटिव मैटर करता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और लोगों ने वो उनको देखने की बजाय एक बयानिए के ऊपर वोट दिया। लेकिन माजिद निज़ामी साहब, जिस तरीके से इख्तलाफात अब परवेज खटक साहब और PTI के दरमियान पाए जाते हैं, आपको लगता है कि आगे चलकर BRT का जो केस है वो खड़ा हो सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि उसके ऊपर बार बार ग्रांट्स मिली हैं और वो मंसूबा अभी भी उस तरीके से हमें फाल होते हुए नजर नहीं आया, मुतनाज़ा ताहाल रहा है। तो उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो सकती है और केसेस खुल सकते हैं परवेज खटक साहब के खिलाफ? अभी तक के जो सियासी हालात है उनके अंदर इस तरह की मुहाज़राई तहरीक इंसाफ की जानिब से नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि वो खुद 9 मई के बाद से अदालती मामलात में और सियासी मामलात में इस हद तक घिरे हुए हैं कि उन्हें अपने मुखालिफिन के हवाले से प्लानिंग करने का मौका नहीं मिला। सो अब जब वो गवर्नमेंट में आ चुके हैं तो सबसे पहले उनका मामला यह है कि वो 9 मई के हवाले से और पिछले 2 साल में उनके साथ जो सियासी मसाइल दरपेश रहे हैं उनको पहले वो मैनेज करेंगे, ताकि वहां से अगर उनको सुख का सांस मिलेगा तो ही फिर वो नेक्स्ट फेज के अंदर ये सारी बातें जिस तरह आपने की, को केसेस के, को करप्शन के मामलात, अभी उनके पास इस पे फोकस करने का मेरा ख्याल है कि मौका नहीं है। उनके अपने मसाइल खासे ज्यादा हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। और जनाब, ये सेगमेंट हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और खासियत इसकी कुछ ऐसी है कि हम लोग सेगमेंट के स्टार्ट होने से पहले आपस में ये बातें कर रहे थे, ओए रमजान आ रहे, रमजान के बाद ईद आ रही है, करारे करारे नोट होने चाहिए। तो आज प्रोग्रामिंग पर्सनैलिटी है इस सेगमेंट को लेकर, वो भी कुछ ऐसी है। लेकिन सेगमेंट क्या है जरा वो पहले आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल बैंकिंग पर और इसकी जो तरक्की अफादियत है, इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या इससे लेन देन फौरी और आसान है, और फिर क्या डिजिटल बैंककारी जो है वो सेफ भी है। हमने देखा है कि रास्त, QR कोड, आसान मोबाइल, डिजिटल अकाउंट्स, इन जैसी डिजिटल माली सहूलियात को कैसे हासिल किया जा सकता है और ये कितनी आसान है। क्योंकि हम अपने जब नेबर कंट्री की तरफ देखते हैं तो हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जब वहां पर पेपॉल जैसी और इसके अलावा भी बहुत सारी बेशुमार एप्स मौजूद हैं और लोग जाकर किसी परचून की दुकान पर, करियाने की दुकान पर जाके इन एप्स को इजीली यूटिलाइज कर रहे होते, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? इसका जवाब आज हम आपको देंगे। ऐप है भारत पे, जो कि वो बड़े हमने देखा है कि वो बड़े आसानी से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो माली ख्वानगी है वो हफ्ता 2024 का पहला एडिशन 4 मार्च से 8 मार्च तक जारी है और SVP बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के जो 16 फील्ड ऑफिस में डिजिटल फाइनेंस के मुख्तलिफ मौजूआत पर मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। और इन मुकाबलों का मकसद यही है कि इब्तदाई उम्र से ही जो तलबा हैं उनमें मालियात से आगाही और माल को जिम्मेदारी से संभालने की आदत को परवान चढ़ाना है। इस सिलसिले में आवाम के लिए ऑनलाइन वीडियो पोस्टर साजी के मुकाबले का भी एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समर हसनैन साहब। समर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान माली ख्वानगी हफ्ते के पहले एडिशन के इफ्तिताह का ये मौका है। बैंक दौलत पाकिस्तान के गवर्नर जनाब जमील अहमद ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक इस बात को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है कि माली खिदमात तक रसाई एक बुनियादी हक है। मैं ये चाह रहा हूं कि आप हमें थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझा दें, बुनियादी तौर पर यह इवेंट है क्या, कहां हो रहा है और कौन कौन इसमें शिरकत कर सकता है।
जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यूज़ चैनल का कि आपने मौका दिया कि हमारी बात आवाम तक पहुँच सके। देखिए, मैं पहले ये बताऊँगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी का जो हफ्ता मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जा रहा है? तो उसके लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि माली शमूलियत जो होती है या फाइनेंशियल इंक्लूजन होती क्या है? देखिए, जैसे खुद आपने ये बात कही कि हर माशरे में हर फ़र्द के कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं। इसी तरह से एक हक ये भी है कि वो अगर माशरे में मौजूद माली खिदमात या प्रोडक्ट्स तक रसाई चाहता है तो वो किस तरह हासिल कर सकता है, कैसे अकाउंट खोल सकता है, किस तरह पेमेंट कर सकता है, किस तरह कर्जे ले सकता है। इसको कहते हैं माली शमूलियत यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इस तमाम चीजों को जानने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि लोगों को ये पता हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हबीब बैंक या कोई भी बैंक कौन कौन से अकाउंट खुलवा रहा है, अकाउंट किस तरीके से खोले जा सकते हैं, पेमेंट करनी है, बिजली का बिल अदा करना है, किस तरीके से किया जा सकता है, मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूं तो वो कैसे कर सकता हूं। तो इस हफ्ते के लिए इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया कि एक मालियाती हवाले से एक खवानगी की जाए, लोगों को ये आगाही क्रिएट की जाए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ मौजूद हैं। इस हवाले से स्टेट बैंक ने 4 मार्च से 7 मार्च के दरमियान भी इस हफ्ते का इनेकाद किया है। आपने जो सवाल किया कि कहाँ कहाँ ये हो रहा है, पाकिस्तान के 60 से ज्यादा शहरों और देहातों में ये मुनाकिद किया जा रहा है और बैंकों के ताउन से 150 कैंप्स बनाए गए हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर और देहातों के अंदर। इन कैंप्स में आवाम जाकर ये मालूम कर सकते हैं कि अगर वो बुनियादी तौर पर डिजिटल तरीके से अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल सकते हैं, अगर कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। और यहाँ किसी के जाने की पाबंदी नहीं, हर फर्द जा सकता है। और इसी हवाले से ये कैंप्स किन जगहों पर मौजूद हैं इसका पता इस तरह किया जा सकता है कि हर इलाके जहां ये कैंप कायम किया गया है वहां लोकल चैनल्स इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और ये भी बैंकों ने हमारे साथ मिलकर किया है कि किस किस जगह पर ये कैंप कायम है और आप वहां जाके किस तरह सहूलत हासिल कर सकते हैं। तो ये बुनियादी समर साहब ये बताइएगा कि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अब नेक्स्ट पॉलिसीज क्या हैं, क्या इकदाम होंगे? जैसे कि भी हम लोग अपने इंट्रो में भी बात कर रहे थे ना कि हम खुद भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म के चीजें जो हैं वो मुतारिफ करवाए जाएं कि जहां लोग अब अपनी कैश के थ्रू नहीं बल्कि अपनी एप्स के थ्रू अपने बिल्स को इजीली पे कर सके। तो वहां पर दुकानदारों के हवाले से, किसानों के हवाले से या आम तबके के हवाले से इस किस्म की एप्लीकेशंस जो हैं वो खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कब तक इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी और अगर करवा दी गई हैं तो वो कौन कौन सी हैं? थैंक यू वेरी मच ज़िया, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया था और मैं ये बताना भी चाह रहा था कि देखें डिजिटल बैंकिंग के हवाले से स्टेट बैंक इस वक्त पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोसेस को स्टीयर कर रहा है, लीड कर रहा है। देखें, 2 चीजें हैं, पहले मैं अकाउंट के बारे में बताऊंगा और फिर उन अकाउंट से पेमेंट के हवाले से बताऊंगा और फिर इसके अलावा जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे लैंडिंग की है, बोरो करना है, उसमें डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या हो रहा है और क्या किया जा सकता है मैं क्विकली इस बारे में बताऊंगा। देखिए, अकाउंट्स खोलने के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जहां बहुत सी अकाउंट्स के प्रोडक्ट्स, बहुत सी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, वहां सिर्फ मैं 2 का तस्करा करूंगा जल्दी से। एक है आसान मोबाइल अकाउंट्स यानी AMA, आमा जिसे जनरल उसमें कहा जाता है, और एक है आसान डिजिटल अकाउंट्स, आडा। अब इन दोनों का मैं फर्क बता दूं क्या है। आसान मोबाइल अकाउंट ये है कि जैसे मेरे पास मेरा मोबाइल फोन मौजूद है लेकिन मेरा फोन स्मार्ट नहीं है या मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो अगर मेरे पास ये दोनों चीजें नहीं भी होंगी तब भी मैं सिंपली एक कोड जो अपने फोन से डायल करूंगा *226# और जब यह कोड भेजूंगा तो मेरे फोन पर फौरन जवाब आएगा कि आप अपना अकाउंट किन बैंक्स में खुलवाना चाहते हैं और वो पूरे ब्रांचलेस बैंकिंग के वो तमाम के तमाम बैंकों के नाम आ जाएंगे कि आप जैस के अंदर खुलवाना चाहते हैं, आप ये बैंक में खुलवाना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और फिर वो आप उस बैंक को सिलेक्ट करें और उसके अंदर आप अपनी कुछ बुनियादी मालूमात डालें तो आपका अकाउंट इमीडिएटली खुल जाएगा। यानी इस पूरे प्रोसेस में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट से भी कम वक्त में लगेंगे। अच्छा, इस अकाउंट के जरिए 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शंस महीने में की जा सकती हैं और 2 लाख तक का इसमें बैलेंस भी रखा जा सकता है। तो ये बगैर किसी ब्रांच में विजिट किए हुए अकाउंट खोलने का एक सबसे आसान तरीका है जिसको मैंने आमा कहा है, आसान मोबाइल अकाउंट का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डिजिटली अकाउंट खोलें लेकिन ज्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन भी कर सकें, 2 लाख से ज्यादा की आपको करनी है, तो फिर आप अपने स्मार्टफोन के जरिए,
अपनी कंप्यूटर के जरिए आप जाकर अपना आसान डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अंदर जो लिमिट मैंने पहले बताई थी कि 2 लाख तक की लिमिट है, वो इसके अंदर 1 मिलियन तक की लिमिट हो सकती है, यानी 1 मिलियन तक का बैलेंस भी कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो 1 लाख की अकाउंट खोलने की, अब पेमेंट कैसे की जाए? इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा मेजर स्टेप लिया है, जो कि है रास, जिसका आप आजकल सुन भी रहे होंगे कि स्टेट बैंक ने रास इंट्रोड्यूस किया है। रास क्या है कि आपने किसी भी बैंक के वेबसाइट पर या उसकी एप्लीकेशन पर जाकर आपने अपना एक रास अकाउंट, जो अपना आपका अकाउंट खुल चुका है, उसको आपने रास के साथ लिंक कर देना है। जब आप उसको रास के साथ लिंक कर देंगे तो वो एक आईडी जनरेट कर देगा, जो कि आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है। बहुत आसान। अच्छा, मुझे एक सवाल ऐड कर दीजिए समर साहब, यहाँ पे आपने कहा ना कि रास के साथ वो आप अपना कनेक्ट करें, ये सिर्फ हम अपना बैंक अकाउंट ही कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से लोग कुछ प्राइवेट एप्लीकेशन है, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं चले बोल भी, जैसे इजी पैसा, जैज कैश वगैरह हो गया, ये वाले अकाउंट्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, इन दोनों अकाउंट के अंदर फर्क सिर्फ ये है कि एक अकाउंट बैंक के अंदर ब्रांच में जाके खुलता है और दूसरा आपने इजी पैसा या जैज कैश का कहा, ये ब्रांचलेस बैंकिंग का वही अकाउंट है जो मैंने आपको कहा था कि आमा या आडा के जरिए खुल सकता है। तो ये दोनों अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं और इनसे आप पैसा इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसकी खूबी बताऊं कि स्टेट बैंक इसकी तमाम तर लागत खुद बर्दाश्त कर रहा है, तो क्लाइंट के लिए बिल्कुल फ्री है। अभी तक इसको 3 तरह की, देखिए, इसमें पेमेंट की जा सकती है। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना चाहती है तो रास के जरिए इमीडिएटली ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसको बल्क पेमेंट कहते हैं। मैं आपको पैसा, जैसे अनवार, अगर आपको कोई पैसा 2000 रुपए ट्रांसफर करना चाहता हूं तो मैं रास के जरिए कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब इसका तीसरा जो है कि मैं अगर किसी पेट्रोल पंप पे जाकर उसको ये पेमेंट करना चाहता हूं, मर्चेंट को, पेमेंट टू मर्चेंट, वो भी अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन तो समझ साहब, आप जिस तरह से आप आमा की बात कर रहे हैं, आडा की बात कर रहे हैं, जो आसान डिजिटल अकाउंट्स हैं या आसान मोबाइल अकाउंट्स हैं, दोनों की अगर हम बात कर लें, ग्रास रूट लेवल तक इसको किस तरह से लेकर जाएंगे? क्या मुख्तलिफ जो गांव हैं, दूर देहात के जो लोग वहां पर रह रहे हैं, मुख्तलिफ शॉप्स पर शॉपकीपर्स को यह समझाया जाएगा कि वो लोगों को गाइड कर सकें कि डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है क्या, क्योंकि देखिए, यही आप ही के सवाल का जवाब जो है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है। इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का मतलब ही यही है कि जब एक गांव या देहात के अंदर ये कैंप खुला होगा और वहां जो लोग आएंगे तो उनको बताया जाएगा कि देखिए, आप सिर्फ ये 3 या 4 बटन दबाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इस तरह पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का मकसद है, वो यही है एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो 1 हफ्ते का काम है ना, इसके बाद भी चूंकि जिंदगी चलनी है और इससे पहले भी चलनी थी, तो उसमें क्या किया जा रहा था कि अब बैंक इस सिलसिले में एक भरपूर मार्केटिंग कैंपेन करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कैंपेन कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी और चैनल्स के ऊपर भी कर रहा होगा, जिसमें बताया जा रहा होगा कि ये अकाउंट से किस किस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है और अकाउंट किस तरीके से खुल सकते हैं। अच्छा, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है आपसे, वो डिजिटल बैंकिंग का पाकिस्तान में मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मुझे ये भी बता दीजिए साथ, ये सेफ कितना है? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो कानून या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कंज्यूमर के लिए, यानी कि सारिफ के लिए क्या रिलीफ है? वहां पर इस तरह के बहुत से स्कैम्स हुए हैं, लोग बड़े बड़े परेशान रहते हैं, उनकी पूरी पूरी तनख्वाहें लुट जाती हैं। जी देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि अभी तक जो मैंने बात की थी, 2 अकाउंट्स की बात की थी और उनके ट्रांसफर की, लेकिन देखिए, एक आम आदमी जैसे मुझे अपना कारोबार चलाने के लिए पैसों की भी तो जरूरत हो सकती है जी। वो कर्जा किस तरीके से मैं हासिल कर सकता हूं, उसके लिए एक नई रिजीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस की है, जिसके मुतालिक जरिए आपने इशारा किया था, डिजिटल बैंकों की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5 डिजिटल बैंकों के लाइसेंस इशू कर दिए हैं। वो अपनी तमाम ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो हैं, वो मेरे ख्याल में तकरीबन सितंबर, इस साल सितंबर तक वो अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी शुरू कर देंगे। इस वक्त वो तैयारी कर रहे हैं। ये डिजिटल बैंक का मकसद ही ये है कि अब किसी भी क्लाइंट को इवन अपना कर्जा हासिल करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। वो डिजिटल बैंक बगैर के होगा और वो तमाम का तमाम एप्लीकेशंस के जरिए और तमाम का तमाम जो है वेबसाइट के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी। अब देखिए, बड़ा अहम बात आपने जो की, और इसका फायदा क्या है, मैं उससे पहले कि इसके जो आपने फ्रॉड की बात की थी, उस तरफ जाऊंगा मैं, क्योंकि वो बहुत अहम है आम जो सारिफीन है उनके लिए। लेकिन उससे पहले इसका फायदा क्या है? फायदा ये कि देखिए, जब आप ब्रांचेस रखते हैं बैंकों की, तो उसकी एक कॉस्ट होती है। आपने एम्प्लॉइज रखे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, उस सब की एक कॉस्ट होती है। बैंक ये कॉस्ट कहां से रिकवर करेगा? बैंक इस कॉस्ट को जब बैंकों को जब जो इसको, यानी जो लोग लोन ले रहे होते हैं उनको चार्ज करता है, तो ज्यादा मार्कअप चार्ज कर रहा होता है। हमने ये देखा कि जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, मसलन एग्रीकल्चर है, छोटा फार्मर्स, मसलन एसएमईज हैं, किरियानी की दुकानें हैं, ये वो लोग हैं जो कि
बड़े जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है उसके पास जाने से कतराते भी हैं और ब्रांचेस में जाते हुए भी हिचकिचाते हैं कि पता नहीं मुझे लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये जो डिजिटल बैंक को हमने 5 बैंकों का लाइसेंस दिया है, ये दरअसल क्या कर रहे होंगे कि बाकी सेगमेंट को तो सर्व कर ही कर रहे होंगे, इसके अलावा इन सेगमेंट और खास तौर पर चूंकि आप यहाँ खातून भी मौजूद है, बताना चाहूंगा कि खवातीन के लिए इन डिजिटल बैंकों का एक खास फोकस है कि जो खवातीन अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज हासिल करना चाहें या लोन लेना चाहें वो इन डिजिटल बैंक से ले सकते हैं। अब आपने एक अहम सवाल किया कि इसके अंदर जो फ्रॉड हैं उनको किस तरीके से बचा जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जब ये डिजिटल बैंकों ने हमारे पास अप्लाई किया था और बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था इसके लिए, इंटरनेशनल भी और लोकल भी, तो जहां हम बहुत सी चीजें और देख रहे थे वहां एक सबसे अहम फैक्टर ये था कि आप टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमारे टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट जो कि दुनिया में स्टेट ऑफ आर्ट किस्म के एक्सपर्ट्स हैं, उनके जरिए हमने ये इंश्योर करवाया है कि जो ये बैंकों के पास टेक्नोलॉजिकल सिस्टम मौजूद है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स इतने अच्छे होने चाहिए कि उसमें फ्रॉड मुमकिन ही ना हो सके, मुमकिन ना हो, तो पहला सर्वर्स step डाउन ना हो, लिंक डाउन ना हो, क्योंकि इससे लोगों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है, वक्त की कमी है। लेकिन आपने फिर भी बहुत डिटेल में हमें ब्रीफ किया सबर साहब। लेकिन जाते जाते एक सवाल था मेरा, अगर वो मिल जाता जो मेयर अनवार कह रहे थे कि रमजान करीब आ रहे, ईद भी यानी हमें फ्रेश करेंसी मिलेगी या नहीं चले मिलेगी? वो हम ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। Stay tuned. वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के हवाले से, जहां जबरदस्त मैचेस का सिलसिला जारी है। कल भी एक बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने बिल्कुल एंड पर जाकर उस मैच को 4 रन से जीत लिया है। पहले बैटिंग की है पेशावर ज़ल्मी ने और एक बड़ा अच्छा टारगेट स्कोर किया 204 रन का, जिसके मुकाबले में हमने देखा कि जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है, मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम है, उन्होंने पूरी जान लड़ा दी थी इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा वो है अगेन बाबर आजम, जो कि पेशावर ज़ल्मी की जान है। और जब जब बाबर चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बाबर मेरे फेवरेट बैट्समैन हैं और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इसलिए मेरे फेवरेट भी हैं। और जब जिस तरह से उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर बात की जाती है कि जी वो बहुत ज्यादा बॉल्स खेलते हैं, लेकिन इस पीएसएल में हम उनका एक नया और अलग रूप ही देख रहे हैं। जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो पेशावर ज़ल्मी जीती नहीं थी। ये सबको देखना चाहिए, मतलब ये कि पेशावर ज़ल्मी को जीतना है तो बाबर को परफॉर्म करना है। क्योंकि जब बाबर ने परफॉर्म नहीं किया तो साइम भी नहीं चले थे, हारिस भी नहीं चले थे, कोई भी प्लेयर नहीं चला था। हाल हमारी पाकिस्तानी टीम का है, हम वहां पर भी यही रिलाई कर रहे होते थे कि बाबर खेलेंगे तो सारे खेलेंगे, बाबर हारते थे तो सारे बारी बारी आया जाया करते थे। बिल्कुल। अच्छा, एक और इशू भी है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, उसी तरफ मेरा ख्याल आप आ रही थी। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी खिलाड़ियों पर यह वाजे कर दिया है कि मेरिट पर टीम की सिलेक्शन होगी, किसी की गुड बुक्स में आने की आपको जरूरत नहीं है, किसी के ग्रुप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखना यह है कि सबको मोहसिन नकवी साहब का ग्रुप ज्वाइन करना है इसके लिए, या फिर वाकई में मेरिट होगा। और उन्होंने कहा कि अगर मैं दोस्ती वाला आदमी हूं तो साथ ही साथ मैं बदलेहाज भी हूं, और बदलेहाज में इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक भी शिकायत मिली तो पूरी की पूरी टीम बदल दी जाएगी। लेकिन अनवार, मेरा सवाल यह है कि बात करना या लोगों को तनबीह कहना तो चले, तब तक तो हमें अंदाजा होता है, लेकिन एक कभी इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल कर देना कि कोई शिकायत मिली तो पूरी की पूरी टीम तब्दील कर दी जाएगी, क्या ये काबिल अमल हो भी सकता है? क्योंकि ये कौमी सतह पर नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर किए जाने वाले फैसले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आप बिल्कुल कोई डिपार्टमेंट की नहीं कर रहे हैं, आपने इतने प्लेयर्स को लेकर चलना है। वो उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की हैं कि आप पैसे जरूर कमाएं, लेकिन पाकिस्तान को पहले सर्व करें। जो भी हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं उन्हें पाकिस्तानी टीम पर फोकस करना है, पहले पाकिस्तानी टीम को सर्व करें और फिर बाहर जाकर लीग्स भी खेलें, पैसे भी कमाएं, अपनी फिटनेस का ख्याल भी रखें। मेरा ख्याल है कुछ सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। पहली जो उनके साथ मुलाकात मेरे ख्याल से वो कुछ देर थोड़ा निगरान सेटअप में रहकर आए ना, तो उन्होंने कहा मतलब वहां पे बड़ा जारहाना था, लोगों को टफ टाइम दिया, तो उन्होंने शायद इन बेचारों को भी ना वो सियासी जमातें समझ जारहाना प्लेयर्स के साथ आप खुद जारहाना नहीं हो सकते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। समी, पहले पीसीबी के चेयरमैन के हवाले से ही बात कर लेते हैं, जो मुलाकात उन्होंने की है, जो गुफ्तगू उन्होंने की है, जो लबो लहजा। मुझे जी प्लीज अब्दुल समी, मुझे ये बताइएगा कि क्या हर बैल को एक ही लाठी से हांका जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक ही लाठी से बिल्कुल नहीं हांका जा सकता। मैं तो ये कहूँगा कि ये चीफ मिनिस्टरशिप नहीं है, ये आप गवर्नमेंट का कोई इदारा नहीं चला रहे,
ये ऐसा खेल है जिसमें हर वक्त हमारी कौम की जो है जान अटकी होती है। जब हम मैच देख रहे होते हैं, हम इसको मजहब के बाद दूसरा बड़ा दर्जा देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। आप अपनी ब्यूरोक्रेसी से बात नहीं कर रहे, आप इंतजामिया से मुखातिब नहीं हैं, आप क्रिकेट प्लेयर्स के साथ बात कर रहे हैं। आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्रिकेट की नो हाउ होनी चाहिए, आपको प्लेयर्स के बिहेवियर्स का पता होना चाहिए। आपके पास सामने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बैठे हुए हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बाबर सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी और बहुत सी पाकिस्तानी कौम की जो है सबकी जान है। बिल्कुल ऐसे ही तो वो जब आपके सामने बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा उस लिहाज से बात करनी पड़ती है। शायद उनका मौकफ ठीक होगा, बट उनका अंदाजे बयां जो था वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा सख्त था इस वक्त प्लेयर्स के लिए, जब वो PSL खेल रहे हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े एक इवेंट में शामिल हैं और परफॉर्म करना चाह रहे हैं, बाद लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है ज्यादा सख्ती से बात। लेकिन समी, फिर आप ये समझते हैं कि अंदाजे बयां अगर यही रहा, यही लबो लहजा रहा, तो फिर तो आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किल का उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है जो प्लेयर्स में एग्रेशन है वो मोहसिन नकवी साहब से ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए, ये अगेन वही बात है कि ये आप गवर्नमेंट का कोई इदारा नहीं चला रहे। आपने अब दुनिया में क्रिकेट ने बहुत तरक्की की है, टेक्नोलॉजी बीच में आ गई है, आपके साथ जो है पूरी प्लानिंग होती है, आपका जो सपोर्ट स्टाफ होता है, मैनेजमेंट, वो खिलाड़ियों से ज्यादा होते हैं, साइकियाट्रिस्ट साथ होते हैं, वो खिलाड़ियों को लेके चलते हैं। अगर आप इधर से किसी तरीके से उनको दबाव में लाएंगे, मैं एक वाज़ेह मिसाल आपको देता हूँ, बाबर आजम के ऊपर वर्ल्ड कप के बाद, एशिया कप के बाद बहुत ज्यादा दबाव था, कप्तानी से उनको हटा दिया गया। अब आप देखें, अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस आपको नजर आती है, उनसे वो प्रेशर रिलीज हुआ है। तो आप देखें कि उनका बल्ला बोल रहा है, बल्ला जवाब देता है। तो आप खिलाड़ियों को ऐसे मौके पे प्रेशराइज नहीं कर सकते। हाँ, आप कवानीन बनाए, आप ये कानून तो बना लें कि आपका एक PCB चेयरमैन कितने अरसे तक रहेगा, कौन सी पॉलिसी होगी। आपके प्लेयर्स वही हैं और आपके 4-5 चेयरमैन बदल गए हैं। उस तो PCB चेयरमैन को लाने का क्राइटेरिया क्या होगा? उनकी जो अपनी हम अहलियत है वो भी तो कोई सामने रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि यानी गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट के साथ जो है PCB चेयरमैन, लोगों को पता होता है अभी हमारी बारी आनी है तो हमारा चेयरमैन होगा, उसकी बारी है तो उसका होगा। मेरे ख्याल में तो इसको पैटर्न चीफ जो है इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, क्रिकेट बोर्ड को जैसे पहले होता था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नीचे दे देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, प्रेसिडेंट आईनी ओहदा है, वो 5 साल के लिए रहते हैं। तो कम अज कम कोई, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, चाहे जो भी उसमें हो, लेकिन एक चेयरमैन को टाइम मिलना चाहिए, एक पॉलिसी बननी चाहिए, ताकि प्लेयर्स को भी पता हो कि हम किधर जा रहे हैं और क्या हमने करना। तो फिर जो एक ग्रुपिंग का तासुर बड़ा सामने आ रहा था PCB के अंदर प्लेयर्स के हवाले से, आपको लगता है कि उसको तोड़ने में मोहसिन नकवी किसी हद तक कामयाब हो सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल इसमें कामयाब होंगे, बल्कि इसमें तो शायद कुछ ये ज्यादा खराब। देखें, इस वक्त हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसको परफॉर्मेंस पता है, उसको ये पता है कि किस प्लेयर का क्या स्ट्राइक रेट है, उसने कितने रन्स किए हैं। आप कौमी टीम में जगह बनाना आसान काम नहीं है। अगर एक आध कोई ऐसा आ भी जाता है, उसका ज्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं होता। नहीं है। तो अभी तो पुराने वाली बात नहीं है, तो इसलिए जो है इस बुनियाद पे ये चीज करना, ग्रुपिंग होती है, हर वक्त होती है, पहले बहुत ज्यादा होती थी। 90s में आप देख लें, हमारे 11 टीम के खिलाड़ी थे, वो 11 के 11 नंबर पे कप्तान बने थे, इतनी ज्यादा ग्रुपिंग रही। अब वो चीज कम हो गई है, बट जिन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है उनके ऊपर फोकस नहीं है, और जब हमारी बारी आती है तो हम अपने जो है उसूल वज़ा करते हैं और 2-4 माह बाद हम चेंज हो जाते हैं, खिलाड़ी वहां परेशान रह जाते हैं। ठीक है, तो समी एक स्टांस मोहसिन नकवी साहब का ये भी था कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, मारूफ प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान का असासा हैं, उन्हीं को मौका दिया जाएगा, पाकिस्तानी टीम के साथ काम करें, पाकिस्तानी टीम को बेहतरी लेकर आएँ। तो ये आपको नजर आ रहा है? हफीज को एक मौका दिया गया, लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी साहब आए हैं, हफीज को भी जाना पड़ा। देखें, ये उनकी सोच जरूर अच्छी है, लेकिन देखें ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो अच्छा खिलाड़ी है वो अच्छा कोच भी होगा। जो अच्छा खिलाड़ी है वो खेल तो अच्छा सकता है, लेकिन उसने लोगों को खिलवाना कैसे अच्छा है, इसके लिए आप देखें, फिर मैं आपको कहता हूँ, दुनिया ने क्रिकेट में बहुत तरक्की कर ली हुई है। सारा सिलसिला जो है अब जो है डिजिटल हो चुका हुआ है।
आप वीडियो एनालिस्ट की बेस पे जाते हैं, आप साइकेट्रिस्ट को लेके चलते हैं, आप हर चीज को प्लान करते हैं। तो बहुत से हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं जिन्होंने बेतहाशा परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन वो अच्छे कोचेस साबित नहीं हुए। इस बात तक तो मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं कि जो हमारे लेजेंड्स हैं, ये जो क्रिकेट स्टार्स हैं, उनको जरूर मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनका टेम्परामेंट हो, उनकी ईगो ना हो, उनके और मसाइल ना हो, तब जो है वो टीम के साथ काम कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब समय अब जरा कल वाले मैचेस के हवाले से बात कर लेते हैं। बाबर आजम के हवाले से जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो टीमें हैं दोनों मुल्तान सुल्तान्स और बाबर आजम वाली पेशावर ज़ल्मी, जो कि इस वक्त हमें पॉइंट्स टेबल पर दोनों एक नंबर 1 पे नजर आ रही है और दूसरी नंबर 4 पर नजर आ रही है। लेकिन कल नंबर 4 वाली टीम ने नंबर 1 वाली टीम को चारों शाने चित कर दिया। बाबर आजम के बारे में स्पेशली जब भी हम लोग बात करते हैं, ये कहते हैं कि वो परफॉर्म करते हैं तो बाकी लोगों को लगता है कि हमने भी परफॉर्म करना है। वो पवेलियन वापस जाते तो बाकी लोग समझते हैं कि शायद हमारे को जिम्मेदारी, जब बाबर आउट हो सकता तो फिर हम तो हो ही सकते हैं। देखिए, ये साइकोलॉजिकल भी होता है, और आप हर टीम में कुछ स्टार प्लेयर्स होते हैं और वो ज्यादा फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, वो बर्डन लेते हैं, वो आगे जाते हैं, और जब वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाते तो यकीनन उसका असर टीम पे होता है, और आपके साथ जूनियर प्लेयर्स भी होते हैं। और दूसरी ये भी देख लें, आपके T20 एक शॉर्टर फॉर्मेट है, आपके पास ये टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट की तरह नहीं है कि आपके पास लंबा टाइम है, आपको मौका मिलता है, आप आते हैं, विकेट को देखते हैं और सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं। T20 में आपको जो है 3-4 ओवर्स में अपना आप दिखाना होता है। और देखें, जो भी दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, क्या ऐसा है कि वो हर मैच में रन्स करते हैं? क्या वो हर मैच में परफॉर्म करते हैं? ऐसा नहीं है। देखें, ये चीजें हर खिलाड़ी के साथ चलती हैं। आप सिर्फ ये बात करें, बाबर आजम इस वक्त 2024 के PSL 9 सीजन को लीड कर रहे हैं, जब बल्कि जितने सीजन्स अभी तक हुए हैं उन सब में भी वो टॉप स्कोरर हैं। टॉप स्कोरर जितने सीजन और समी इसी वजह से अब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी हैं बाबर से कि वो तो हर मैच में जरूर परफॉर्म करेंगे, एटलीस्ट 50 तो जरूर करेंगे। यही जो एक ग्राफ उनके हवाले से सेट किया गया, साथ ही साथ जो उनका कंपैरिजन बनाया जाता रहा वो विराट कोहली से बनाया जाता रहा। विराट के सराउंडिंग में जब हम देखते थे, सहवाग मौजूद थे, तेंदुलकर मौजूद थे, बहुत बड़े नाम मौजूद थे जिन्होंने विराट को विराट बनाया है, MS धोनी मौजूद थे। बाबर को जब हम देखते हैं तो बाबर के सराउंडिंग में हमें कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे, यूनुस खान नजर नहीं आ रहे, मोहम्मद यूसुफ नजर नहीं आ रहे कि उनकी सराउंडिंग में बाबर खेलते रहे, बाबर एक बड़े बैट्समैन बन गए, वो अकेले एक बड़े बैट्समैन बन रहे हैं। तो ये तो क्रेडिट है ना उनके पास। बिल्कुल, ये क्रेडिट है। उनका सफर जो है एक बॉल पिकर से स्टार्ट हुआ है। उनके वालिद मोटरसाइकिल पे ड्रॉप किया करते थे, और वो ग्राउंड के बाहर, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, बाउंड्री जैसी होती है तो बच्चे आके बॉल पकड़ते हैं, वैसे बैठे होते हैं। वहां से उन्होंने सफर का आगाज किया और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। दुनिया में तीनों फॉर्मेट में उन्होंने उस तरह की क्रिकेट खेली है, और अगर आप विराट और बाकी लोगों से उनका कंपैरिजन करते हैं तो उनसे कम मैचेस में उन्होंने वो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और वहां जाके वो पहुंचे हैं। लेकिन अगेन मैं कहता हूं, चूंकि हम एक जज्बाती कौम है, हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं। बाबर जो है 10 मैचों में रन्स कर लेगा, लेकिन एक में नहीं करेगा, तो हम जो है उस एक को लेके शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको समझनी चाहिए, कौन खिलाड़ी चाहता है कि वो रन्स ना करे, कौन चाहता है उसकी जीते। लेकिन बाबर ने इस प्रेशर में से निकल के और नाकिदीन के मुंह बंद किए हैं। वो कहते हैं ना, जब आपका बल्ला बोलता है तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। बाबर का बल्ला बोला है और वो रिदम में वापस आ चुके हैं, और वो दुनिया को दिखाएंगे कि वो एक अजीम खिलाड़ी है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान हम देख रहे हैं कि अब तक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती आई है, लेकिन वही बात आती है कि खेल में हार जीत लगी रहती है। कभी किसी का दिन होता है तो कभी किसी का दिन होता है। कल की शिकस्त के बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टीम का मोराल डाउन होगा, या फिर रिजवान बड़ी अच्छी इस तरीके से कैप्टनसी हमें करते हुए नजर आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान की, कि ये टीम एक बार फिर से हमें उभर कर सामने नजर आएगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर अभी भी वो पहले नंबर पर ही मौजूद है। देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा है। रिजवान ने नो डाउट लीड टीम को अच्छा किया है, हमेशा की तरह वो परफॉर्म भी करते आ रहे हैं। और उसके बाद आप देखें, अब जो टॉप परफॉर्मर्स सीजन 9 के हैं उसमें ज्यादातर प्लेयर्स आपको मुल्तान सुल्तान के नजर आएंगे। यही वजह है कि मुल्तान सुल्तान जो है पॉइंट्स टेबल के ऊपर है। अभी भी एक मैच हारने से मेरा नहीं ख्याल कि उनको फर्क पड़ेगा। वो 8 मैच खेल 6 जीत चुके हैं, वो पॉइंट टेबल के ऊपर भी टॉप पे हैं। उनके बाद आप देखें, मोहम्मद अली आए हैं, उन्होंने इम्प्रेस किया है, ज्यादा विकेटें ले ली हैं। फिर आपके वो स्पिनर हैं, लेग स्पिनर, उन्होंने आउट कर दिए हुए हैं। तो आप की टीम जो है वो जेल हुई है, लड़के परफॉर्म कर रहे हैं।
तो ये और मैच भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं हारा, करीब आके हारा है, इफ्तिखार ने काफी रेजिस्ट किया, लेकिन क्रिकेट है और यही इसकी खूबसूरती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक मैच से उनको फर्क पड़ेगा, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है और वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। Stay tuned, you Pakistan। जी वेलकम बैक। ये सेगमेंट आपके और हमारे मतलब का है। आजकल तो बहुत ही हमारे मतलब का हुआ है और हम ब्रेक में भी दूसरे मसलों से ज्यादा अपने मसले डिस्कस कर रहे थे। बहरहाल कल हमने देखा कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम में कोई एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसके बाद दुनिया भर में मेटा कंपनी की वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस डाउन हो गई थी। अच्छा, मुझे तो अपना मसला पड़ गया था कि मैंने तो बड़े जमाने तालिब इल्मी से बनाया है, अगर पासवर्ड आगे पीछे हो गए तो मैं क्या करूं। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम थी और सार्फिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर अकाउंट जो थे वो खुद ब खुद बंद हो गए थे। कंज्यूमर्स ये कहते हुए नजर आए कि फेसबुक अकाउंट खुद ब खुद लॉग आउट हुए और दोबारा पासवर्ड लगाने के बावजूद भी आईडीज बंद हो गई और फिर पासवर्ड को गलत कर दिया गया। तो दुनिया भर में फेसबुक अकाउंट्स लॉग इन नहीं हो रहे, लेकिन इन एप्स मुअत्तल होने के बाद सार्फिन ने एक्स साहिब का ट्विटर का रुख कर लिया, जहां पर सार्फिन ने अपने अकाउंट अचानक बंद होने पर परेशानी का, बिल्कुल ऐसे ही है। गुस्से का और सार्फिन की जानिब से हमने देखा जो दिलचस्प मीम्स फिर हमें दिखाई दी है एक्स पर, क्योंकि अंबानी का इवेंट अटेंड कर रहे हैं मार्क ज़करबर्ग, तो उन पर यही इल्जाम लगा कि वो शादी में इतने मसरूफ थे, पीछे जो उनके मुलाजिमीन थे वो छुट्टी पर चले गए, वो काम चोरी करते रहे। तो डिफरेंट किस्म की जो मीम्स थी वो बहुत ज्यादा मैंने देखा कि वायरल हुई हैं। और साथ ही साथ एक्स पर फिर एलॉन मस्क ने भी बड़े ही तंजिया अंदाज में भी उन्होंने भी एक ट्वीट की थी कि हमारे सर्वर्स जो हैं वो चल रहे हैं अभी भी। बिल्कुल, तो इसी पर मजीद बात करेंगे। डिजिटल एक्सपर्ट साजिद अफजल ने हमें ज्वाइन किया है। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो हमने ब्रेक में अपने मसले डिस्कस किए, अब ये जो कल पूरी दुनिया को एक मसले का सामना करना पड़ा, आखिर में ये हुआ क्या था? देखिए, फेसबुक के साथ ये मसला पहली दफा नहीं हुआ। ये 2019 में 24 आवर्स का आया था, फेसबुक डाउन हुआ था। और 2000 आई थिंक अक्टूबर 2021 में जो है ये एक दफ़ा दोबारा से साइबर अटैक के नतीजे में हुआ था, जब जिसको फेसबुक ने डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे राउटर की कन्फिग्रेशन में कोई थोड़ा सा एरर आया जिसकी वजह से वो डाउन हुआ था, लेकिन 4 to 6 आवर वो भी डाउन गया था। कल तो घंटा 1.5 घंटे के लिए डाउन हुआ था। इसकी रियल चीज़ तो वो नहीं बताएंगे, वो तो फिर इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो बाद में चीज़ें खुल के आएंगी। इनिशियली उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एक टेक्निकल फॉल्ट आया था, उस टेक्निकल फॉल्ट को ठीक कर दिया गया है और अब आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा एडवाइस करूंगा सोशल मीडिया सार्फिन को ना, कि आजकल के दौर में आपका जो फ़ोन है ना, ये एक किस्म का स्पाई है आपके ऊपर। तो आपकी जो सिक्योरिटी है, हमें तो बाज़ दफ़ा अंदाज़ा नहीं होता कि हम कहते हैं डाटा ही आना, तो मैंने पिक्चर्स ली हैं, कोई बात नहीं, अगर लीक हो जाएंगी तो लीक हो जाएंगी। लेकिन एआई के आने के बाद जो है ना, आपकी पिक्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, और आप जब भी कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसको परमिशंस जो है वो देख के दिया करें। और पासवर्ड जो है वो आपके, जैसे कल आप कह रहे थे कि पासवर्ड हमें याद ही नहीं थे और ओटीपी आ नहीं रहा था, तो फेसबुक की एक ऑथेंटिकेशन की होती है, हर सिस्टम में है, गूगल में भी है। तो वो ऑथेंटिकेशन की एक डिजिटल की है, वो आप सेव करके डाउनलोड करके अपने पास रख लें। कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपकी ईमेल चेंज कर दी गई है, तो उस ऑथेंटिकेशन की को यूज करते हुए आप दोबारा से अपनी अकाउंट की एक्सेस ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रीव करना उसको यानी कि आसान है। लेकिन अच्छा, कल जो हुआ, फेसबुक डाउन हुआ, इंस्टाग्राम डाउन हुआ, अब तो हम देख रहे हैं कि फेसबुक भी मोनेटाइज पाकिस्तान में भी हो चुका है, किसी न किसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम भी बन चुका है। अगर हम अंदाजा लगाने की भी कोशिश करें कि विद इन सिर्फ फेसबुक या इंस्टा को कितना लॉस हुआ होगा और जो लोग इस पर मौजूद हैं उनको कितना लॉस, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूं। फेसबुक जो है वो हर मिनट में 2,92,000 समथिंग डॉलर्स कमा रहा है। 2,92,000 हर मिनट में। ठीक हो गया। अच्छा जी, जितने मिनट डाउन रहा है उसको तकरीबन $3 लाख पर मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, आपको अंदाजा हो जाएगा कितना लॉस। तो इसका दुख सबसे पहले फेसबुक के बानी को महसूस हो रहा होगा, हम लोग तो फिर इसका मतलब लेकिन उनके लिए तो ये पीनट्स होंगे। पीनट्स होंगे, हाँ बिल्कुल उनके लिए पीनट्स होंगे, लेकिन अभी हम पीनट्स की तरफ आएंगे आगे चलकर ना कुछ दिनों में इंशाल्लाह। और एक्स के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? पाकिस्तान, जहां पे हम देख रहे हैं कि मैं खुद भी वीपीएन के थ्रू इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है ना, और बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं हम लोग वीपीएन के थ्रू एक्स को इस्तेमाल करें, ट्विटर की वेबसाइट को। ये मसला क्या है? देखिए, एक्स की जो पाकिस्तान में ज्यादा एक्टिविटीज है ना, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है। फेसबुक के ऊपर आप पोलिटिसाइज हो गया,
हाँ, मेजोरिटी ऑफ दैट। फेसबुक पे आप देखेंगे मार्केट प्लेसेस हैं, लोग ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई बैग सेल कर रहा है, कोई अपने व्लॉग्स लगा रहा है, रील्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्स के ऊपर वो सारी पॉलिटिक्स ही हो रही है। आई थिंक गवर्नमेंट जो है या जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने देखा कि यार इसका रेवेन्यू कम आ रहा है, इसके उससे मसाइल ज्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सोल्यूशन है इस चीज का। हमें सोशल अवेयरनेस की जरूरत है। हमें अब जैसे यूरोप के अंदर उन्होंने जो स्टडीज की हैं, उसके बाद उन्होंने 18 ईयर से कम लोगों को रोका हुआ है सोशल मीडिया की एक्सेस देने से। उनके लिए स्पेशल एप्स क्रिएट की गई हैं, यूट्यूब किड्स है। तो आपको अवेयरनेस देने की जरूरत है पेरेंट्स को, टीचर्स को, लोगों को, कि आपने अपने बच्चों को कैसे देना है। ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये एक नैरेटिव जो है ना, यूं कह लेंगे नैरेटिव बिल्डिंग और प्रोपेगेंडा है। जैसे हिटलर का जो था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल था, तो हमारा प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो है वो सोशल मीडिया है। 4 साल के बच्चे को आप देखें, वो इतना अवेयर है, उसको इतनी चीजें पता होती हैं और जो कि उसको नहीं पता होनी चाहिए। कुछ लर्न करना मुश्किल आसान होता है, अनलर्न करना मुश्किल होता है। तो जब आपकी माइंड साजी हो जाती है, आप एक नैरेटिव बना लेते हैं फेक न्यूज के ऊपर, फेक नैरेटिव के ऊपर, तो उसको फिर मतलब है बदलना, उसको रिवर्स करना नामुमकिन है। ही लोगों तक फैलाया जा रहा है। देखिए, इंस्टाग्राम भी उसका सोर्स है, थ्रेड उसका सोर्स है, स्नैपचैट उसका सोर्स है, फेसबुक उसका सोर्स है। मेरा एक सवाल, साजिद सही कह रहे हैं कि एक्स पर ही हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो पॉलिटिकल बातें हैं वो ज्यादा एक्स पर ही हो रही हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि जिस वक्त ट्विटर आया, लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। ट्विटर एक ऐसी गेम है जो कि समझ ही पढ़े लिखे तबके को आ रही थी। वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप बात ही लॉजिक वाली जाकर करते हैं, ठीक है। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि लोग वहां पर ज्यादातर अगर किसी से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो वहां पर आप जाके अपनी फ्रेज को या अपने ट्वीट को इंग्लिश में, मैं तो मोस्टली जाकर यही कर रही होती हूं, ताकि आपको दूसरे लोग भी सुन सकें और समझ सकें। विद द पैसेज ऑफ टाइम नो डाउट पॉलिटिसाइज हुआ, हमने देखा। लेकिन आप ये बताइए कि हर ऐप को इस्तेमाल करने का एक माइंडसेट होता है, ट्विटर का माइंडसेट क्या है? मैं इन अथॉरिटीज को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि देखें, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूं, पढ़ाता भी हूं, 15,000 से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं, कंटेंट क्रिएशन पढ़ते हैं मुझसे। तो मुझे तो कंटेंट देख के उसकी नेचर समझ आ जाती है कि कंटेंट बनाया कैसे गया है, इसका पर्पस क्या है, कैसे चल रहा है। लेकिन सोच को जो है ना, वो सोच से आप काउंटर कर सकते हैं। सोच को आप, हिस्ट्री हमें बताती है कि सोच को आप कभी हथियार से या कदगन से काउंटर कर नहीं सकते। चाहे वो सोच गलत है, चाहे हमारे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त लावालिपन में है, लेकिन हमें रास्ता उन्हें समझा के ठीक सही रास्ते की तरफ लेके आने का है। जितना हम दबाव डालते जाएंगे ना, तो आई थिंक बजाय कि आप ये करें कि आप ट्विटर बंद करें, आप उसी ट्विटर के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के लिए, उसी ट्विटर काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें, काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें, ऐसा कंटेंट लेके आए जो उन्हें अच्छा लगे देखने में, जो उन्हें एंगेज करे, उनके लिए प्रोडक्टिव हो। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें गवर्नमेंट, उसके ऊपर जो है वो अपना एजेंडा जो है वो ट्विटर के ऊपर जैसे पूरी दुनिया काम कर रही है। अब सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाए जा रहे हैं, मोनेटाइजेशन जो अब है वो चैनल्स हो रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं। सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म इस वक्त कौन सा है काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए? देखिए, सबसे ज्यादा बेहतर और सेफ प्लेटफॉर्म जो है ना वो यूट्यूब है पाकिस्तान के अंदर। मैं लर्न विद माहर के नाम से मेरा ग्रुप है और एक पेज है हमारा क्रिएटर HQ के नाम से। हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे जो है वो पढ़ाते हैं बच्चों को। और उसमें जो मोनेटाइजेशन है, इंग्लिश का जो कंटेंट है ना, उस पे पैसे बहुत ज्यादा बनते हैं। उर्दू की जो लैंग्वेज है, इस पे मिलियन व्यूज के ऊपर जो पैसे बनेंगे वो 10,000 व्यूज पे आपको मिल जाएंगे इंग्लिश कंटेंट के ऊपर। तो इसमें एक टर्म आती है, उसको हम कहते हैं कैश काउ चैनल्स। कैश काउ चैनल्स वो होते हैं जिसपे आपने इंफॉर्मेटिव चैनल्स देखे होंगे, AI वॉइस को यूज करते हुए मैनुअल एडिटिंग करके चैनल बनाते हैं, उसके ऊपर जो है वो फिर एड्स से अच्छा रेवेन्यू बनता है। बाकी बहुत सारे मेथड्स हैं इसको मोनेटाइज करने के। टिकटॉक शॉप जो है, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो टिकटॉक शॉप जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो टूल है इस वक्त। आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे, तो ये दो मैं इनको प्रेफर करता हूँ। फेसबुक की समहाउ ट्रिकी है पाकिस्तान में। अगर आपके पास राइट्स मैनेजर आपको मिल जाता है तो फिर तो आप पाकिस्तान का बैंक अकाउंट ही अटैच हो जाएगा, आप पाकिस्तान से ही मोनेटाइज कर जाएंगे। लेकिन राइट्स मैनेजर लेना जो है वो फेसबुक की सपोर्ट भी फारिग है, उनसे बड़ा मुश्किल काम है। और तो फिर वो मेनली हम दुबई से मोनेटाइज करवा रहे होते हैं, वहाँ के एडमिन बना के वहाँ से कंटेंट अपलोड करके। वो फिर चार्जेस बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, 30-40% चार्ज कर रहे हैं। अब वो बेचारे पाकिस्तानी जिनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बची हुई, वो तो कर रहे हैं, मजबूर हो गए। अगर इनिशियली अपना कोई भी चैनल, ये स्पेशली फेसबुक की जरा से हम लोग बात करें जो कि बेचारा डाउन भी हो गया, उसको मोनेटाइज की तरफ लेके जाते हैं, मोनेटाइजेशन की तरफ, तो आप कितने मंथ्स में आपकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट होती है और आपकी जो अर्ली पहली इनकम जो होती है वो कितनी मिनिमम हो सकती है? देखिए, हर प्लेटफॉर्म का ना अपना अपना क्राइटेरिया। जैसे यूट्यूब के आपने 4,000 वॉच आवर पूरे करने हैं, 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। फेसबुक का प्रोफाइल के लिए डिफरेंट है, पेज के लिए जो है डिफरेंट क्राइटेरिया है। लेकिन अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जो एड से रेवेन्यू बनता है वो डिपेंड करता है टॉपिक क्या है, टॉपिक्स आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। न्यूज के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर
CPMs कहते हैं, कॉस्ट पर माइलस्टोन बहुत कम होते हैं। अगर आप बात, मैं टिप दे देता हूँ सामीन को कि अगर आप लग्जरी ब्रांड्स पे बात कर रहे हैं, आप कॉस्मेटिक्स पे बात कर रहे हैं, आप हेल्थ एंड फिटनेस पे बात कर रहे हैं, आप ऐसा कोई टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें व्यूअर की बाइंग इंटेंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर एड्स महंगे चलते हैं, आपके पैसे ज्यादा बनते हैं। तो बजाय कि आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके ऊपर बाद में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस्लामिक चैनल्स बनाते हैं। अब सवाब के लिए बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लामिक चैनल के ऊपर ब्रांड्स अपने ऐड नहीं चलाते, उनके पास रेलिवेंट ऑडियंस नहीं है। तो आपने सोचना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडियंस के, जब आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, आप अपने पेज के अराउंड, चैनल के अराउंड किस तरह की ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं। जितनी क्वालिटी ऑडियंस आती जाएगी उतना ही अच्छे आपके CPMs आते जाएंगे, उतना ही अच्छा रेवेन्यू बनता जाएगा। जैसे ट्रैवल की कैटेगरी है, फाइनेंस की कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत अच्छे CPMs हैं, जहां पे लोगों का भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे अब ट्रैवल करें, व्लॉगिंग हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रही है। एक को बड़ा पसंद किया मैं चाह रहा हूं कि आप हमें तरीकाकार समझा दें हमारे देखने वालों के लिए कि किसी को अगर YouTube चैनल बनाना है उसका सीधा साधा तरीका क्या है, या अगर आपके पास सीखने के लिए आना चाहते हैं, पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, वो भी अगर बता दें तो जरा बेहतर हो जाएगा। जी, फेसबुक पे जाएं, सर्च करें लर्न, LEARN, लर्न विद माहर। फेसबुक ग्रुप है मेरा, वहाँ पे आए, टीम है हमारी, हम वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है हमारा कोर्स करवाने का, उसमें लेक्चर्स होते हैं, हम चैनल रिव्यूज करते हैं। मैं कंटेंट को समझें, अपनी ऑडियंस को समझें। मैं एग्जांपल देता हूं कि आप कुकिंग की कोई लड़की चैनल बनाती है, अब वो कहती है मैं वीडियो बना रही हूं सबके लिए, वो वीडियो सबके लिए नहीं होती। आपने थोड़ा सा उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कुकिंग कौन सीखना चाहता है, किस एज ब्रैकेट की खवातीन। अब एजड खवातीन तो नहीं सीखना चाहती, किस एज ब्रैकेट की खवातीन, जिस एज ब्रैकेट को आप टारगेट कर रहे हो उनकी उस एज में उन्हें किस तरह की चीजें पसंद आती हैं, किस तरह की वर्डिंग पसंद आती है, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद आते हैं, किस तरह की चीजों में उनके इंटरेस्ट होते हैं। जब आप उस ऑडियंस से कनेक्ट करने लग जाएंगे ना, फिर आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करें। तो हम एक ये गलती मैंने देखी है बहुत ज्यादा, और एक गलती मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम, देखें आपका सलाम दुआ आपको सुनने के लिए नहीं बैठे हुए लोग, वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेने आए। आपने राइट अवे इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करनी है। अब फिर वो कंपेयर करते हैं अपने आप को सेलिब्रिटीज के साथ, सोशल मीडिया, ध्रुव राठे के साथ, डकी भाई के साथ, किसी के साथ। भाई उनको एल्गोरिदम की सपोर्ट नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी अपनी फेस वैल्यू बिल्ड कर चुके हैं, वो 2 मिनट चुप करके भी बैठेंगे, लोग उनकी चुप को भी देखेंगे। आप अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करें, पहले आप उस स्टेज पे पहुंचे, फिर आप कंपेयर करें अपने एक्शन। शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए मेरा ख्याल है। जो एक एल्गोरिदम है यूट्यूब का, वो जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू या मुख्तलिफ तरीकों के थ्रू आप व्यूवरशिप लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, लॉन्ग बेस्ड काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप, लोग तो कहते हैं ना कि जी फेक बॉट्स या सब्सक्राइबर, मैं तो कहता हूँ एक इररेलेवेंट सब्सक्राइबर या इररेलेवेंट फॉलोअर भी जो है मुझे नहीं चाहिए। मेरे अगर 50,000 फॉलोअर्स हैं तो मेरे वो 50,000 बहुत बेहतर हैं, बजाय कि मेरे 2.5 लाख फॉलोअर्स हों, उस 2.5 लाख में से मेरी 1.5 लाख की ऑडियंस डेड हो जो कि मेरे पेज पे रिएक्ट ही ना करती हो। तो जितना आपके पास क्वालिटी ऑडियंस आती जाएगी, एंगेजमेंट आती जाएगी, उतना ही ज्यादा रेलिवेंट लोगों को आपकी वीडियोस, आपकी पोस्ट जो है वो रिकमेंड होती जाएंगी। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने तो बहुत ज्यादा ये फील किया, मैंने जब भी अपने किसी न किसी फैन पेज पे या पेज पर, सोशल मीडिया पेज पर अपने प्रोग्राम का क्लिप डाला है, उसको लोग इतना पसंद नहीं करते। यही मैंने अपना मोबाइल सेल्फी मोड में पकड़ा हुआ और मैं बात करी और मैं वही कंटेंट डिलीवर कर, बेशक मैं विदाउट मेकअप हूं, उसको लोग इतना पसंद करते हैं और उतना ज्यादा शेयर करते हैं। आपकी ऑडियंस आपसे लाइव इंटरेक्ट कर रही होती है ना, उसमें लाइव इंटरेक्शन चाहती हैं आपसे, तो लाइव पे हमेशा एंगेजमेंट जो है हम बहुत ज्यादा एस्थेटिक्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को पीपल टू पीपल कांटेक्ट चाहिए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिजिटल एक्सपर्ट साजिद अफजल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।